नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। अब तक टोटली 8 लेक्चर्स में आपको कवर करा चुका हूं, जिसमें हमने राजस्थान के विभिन्न विभिन्न राजवंशों के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में, अलग अलग राजाओं के बारे में, उनके द्वारा लड़े हुए युद्ध और उनसे काल में संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई उसके बारे में हमने बात की। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9 में सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो कहाँ कहाँ बसी हुई है और कौन कौन से जो है साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, किस तरह की वो कौन से काल में वो हुई और आज के वक्त में जो उनकी खोज की गई वो किसके द्वारा की गई। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। एक दो क्वेश्चन हमेशा प्री या मेंस में इस टॉपिक से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। पूरा आरबीएससी बोर्ड की किताब से मैंने इसको कवर किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने कई सोर्सेस से ली है और भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन द लेक्चर स्टोरीज के माध्यम से या और फैक्ट्स जो हैं वो आपको बताता रहूंगा। ये जो सामने आपको तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये है कालीबंगन। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, नाम से ही पता चल रहा है काली चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मिली उसके आधार पर अमलानंद घोष ने इस जगह की जो है खोज की और इसके बारे में भी हम इन डिटेल इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सारे जो औजार हैं ये आपको दिख रहे होंगे, कॉपर के, आयरन के, ये सारी चीज़ें वो हैं जो यहाँ की सभ्यताओं से मिली है। हर चीज़ एक एक चीज़ इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सब डायरेक्ट सभ्यताओं से चलने से पहले हम बात करेंगे टाइम स्केल की, किस तरह से टाइम को 3 डिविजन्स में बांटा गया है, प्री हिस्ट्रिक, हिस्ट्रिक और वो सारी चीज़ें, फिर नियोलिथिक, मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, वो सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके पश्चात हम जितने भी राजस्थान में सिविलाइजेशन है उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट लेक्चर, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा मतलब आप देखेंगे कि ये जो लेक्चर है ये सबसे फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता। इंपॉर्टेंट तो होता है लेकिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता। तो पहले मैंने किंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें, डायनेस्टी वगैरह ये सब कंप्लीट कराई और वो कंप्लीट होने के बाद जब आप बिल्कुल इन बिटवीन द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान है, तब मैं ये लेक्चर आपका ले रहा हूँ। यूजुअली सब क्या करते हैं कि सबसे पहले शुरुआत ही सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान से कराते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मोल्ड करके, पहले हमने यहाँ सारे राजा वगैरह, ये सारे डायनेस्टी वगैरह, वॉर वगैरह सब पढ़ चुके हैं और अब हम एक तरह से ये माने कि वापस और पीछे जा रहे हैं इस इतिहास में, और ये वो चीज़ है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। तो ये हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ हिस्ट्री की, किस तरह से हिस्ट्री को, इतिहास को हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला है प्री हिस्टोरिकल, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिकल और तीसरा है हिस्टोरिकल। इन तीनों ही ह्यूमन हिस्ट्री का जो ये डिवाइडेशन किया हुआ है 3 पार्ट में, इनका सिर्फ एक आधार है। पहला प्री हिस्ट्री, आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है उससे पहले का काल क्या कहलाता है, प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, आदमी ने लिखना तो शुरू कर दिया लेकिन जो लिखावट है वो ना किसी के समझ में आई और ना ये पता कि ये कौन सी तो लिपि है, कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन सी लैंग्वेज है, वो डेसिफर ही नहीं हो पाई। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक लैंग्वेज है बोस्ट्रोफेदॉन। बोस्ट्रोफेदॉन जो लैंग्वेज है वो इस तरह लिखी जाती है कि यहाँ से यूं लिख दिया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड देन यहाँ ये सेंटेंस खत्म किया और यहाँ से फिर वापस लिखना शुरू किया। इट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है। ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ये यू लिखा गया, फिर यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस यू लिखना शुरू कर दिया। तो ये सबसे पहले लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है एंड देन राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट। ये जो है ये समय बचाने का काम यहाँ पर करती है। इसमें क्या क्या कहने या ABCD ना होकर, अलिफ बेते ना होकर, इसमें क्या था, इसमें था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। ये यहाँ पर पिक्चर्स थी एनिमल्स की और उस हिसाब से जो है वो चीज बनी हुई थी। इस स्क्रिप्ट को नाम दिया गया बोस्ट्रोफेदॉन और ये लिखी तो गई लेकिन अभी तक समझी, इसको डेसिफर नहीं किया गया है। तो प्री हिस्ट्री वो समय है जिस समय में कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे। बेसिकली बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग वाली जो एज है वो है प्री हिस्टोरिकल एज। इसके बारे में हमने सिर्फ सुना है, कोई लिखित प्रमाण, कोई किताब या कोई जानकारी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। दूसरी जो टाइम ग्रुप है वो है प्रोटो हिस्टोरिकल। इसमें लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, बोस्ट्रोफेदॉन जैसी स्क्रिप्ट है जिसे लिखा तो गया है लेकिन डिसिफर नहीं किया गया। हमें पता नहीं कि जो चीजें लिखी हुई है उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पर वो लिखित साक्ष्य तो मिले
चट्टानों के ऊपर लिखे हुए अभिलेख मिले, पेंटिंग्स मिली, केव पेंटिंग्स मिली, म्यूरल पेंटिंग्स मिली, वो सारी चीजें मिली, लेकिन उनको क्या किया गया, डेसिफर नहीं किया गया, पढ़ा या समझा नहीं जा सका। वो जो टाइम स्केल है वो है प्रोटोहिस्टोरिकल, और हिस्टोरिकल जो ऐसा टाइम ग्रुप, ऐसा काल, ऐसा इतिहास जो कि लिखा गया है, पढ़ा गया है, समझा गया है किताबों के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से, चाहे वो अभिलेख हो, चाहे वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हो, या कहीं से भी आपने अगर कोई इतिहास लिखा हुआ पढ़ा है तो वो हिस्टोरिकल एज का है। यही चीज आरबीएससी बोर्ड ने जो मैंने आपको यहां समझाई, वही चीज इस पैराग्राफ के थ्रू आरबीएससी बोर्ड की किताब में साफ साफ शब्दों में समझाई हुई है। इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूं ताकि इंग्लिश में भी आप उसको समझ सकें। प्री हिस्टोरिकल इज अ पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। वही चीज मैंने बताई, प्री हिस्टोरिकल इज द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। इट्स नॉलेज इज सोनली बेस्ड ऑन फिजिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसकी जो नॉलेज है, इस काल की जो नॉलेज है, वो सीधे सीधे फिजिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर बेस्ड है कि कोई औजार मिला है कॉपर का, तो हमें पता चल गया कि ये यहाँ पर ये जो एज है ये कॉपर एज हुई होगी। देन कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया कि कोई औजार मिला है, उसकी हमने कार्बन डेटिंग कराई, कार्बन डेटिंग करने पर हमें उसकी एज पता चली, तो हमें पता चल गया कि ये जो सभ्यता हुई थी ये उस समय की थी। तो ये सिर्फ फिजिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर ही इसकी नॉलेज पता चलती है, कोई भी रिटन सोर्सेस हमें नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम पर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग हुआ ही नहीं था। उसके बाद हम चलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल इज अ पीरियड व्हेन वी बिगिन टू कम अक्रॉस रिटन सोर्सेस। प्रोटो हिस्टोरिकल क्या है कि हमारे पास रिटन सोर्सेस तो हैं, बट विच रिमेन अनडेसिफर्ड और लिटरेरी एविडेंस विच हैज नॉट येट बीन कमिटेड टू राइटिंग। मतलब प्रोटो हिस्टोरिकल वो काल है कि हमें लिखे हुए प्रमाण तो मिले हैं, सोर्सेज ऐसे तो मिले हैं जो लिखे हुए हैं, लेकिन वो अभी तक डेसिफर नहीं हुए हैं, उन्हें पढ़ा या समझा नहीं गया। हिस्टोरिकल पीरियड इज द वन व्हिच इज मेनली नोन फ्रॉम राइटिंग लिटरेरी सोर्सेज। वो ऐसे सोर्सेज जो किताबों के माध्यम से हमें जिस काल के बारे में जानकारी मिली, वो काल हिस्टोरिकल पीरियड कहा गया। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव क्लासिफिकेशन वी मे क्रोनोलॉजिकली डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 10 हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी जो ये डिवाइडेशन हुआ है 3, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्री हिस्टोरिकल, जो कि हड़प्पा सभ्यता के काल का था, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन आप सबको पता है, उसके बारे में हम, और उसके सेंटर्स वगैरह है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिकली सिविलाइजेशन, सभ्यताएं वो ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने निवास करना शुरू किया, घर बसाना शुरू किया, सिटीज बसना शुरू हुई, इस तरह से लोगों ने रहना शुरू किया। और वहां के काल के बारे में हम यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या लिटरेरी एविडेंसेस के द्वारा या कोई फिजिकल सोर्सेज है उसके द्वारा हम वहां पर उस चीज को, उस जगह को, उस समय के रहन सहन को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन कहलाती है, जिसमें से एक सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन है। हड़प्पा सिविलाइजेशन है और इसके अलग अलग सिटीज हैं, के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं हुई, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो ये सारी चीजें अलग अलग एज, अलग अलग टाइम स्केल की है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड वो पीरियड हुआ जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बिगिन के टाइम की बात कर रहे हैं। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन अप टू 600 बीसी, मतलब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ, इससे पहले और इसके टाइम का जो पार्ट हुआ ये तो हुआ फर्स्ट मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड। हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर 600 बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पूर्व तक ये जो काल हुआ, ये वाला काल, बेसिकली ये पूरा काल क्या है, प्री हिस्टोरिकल। हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले का और जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन हो रही है ये काल है प्री हिस्टोरिकल। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद का और 600 बीसी तक का काल प्रोटो हिस्टोरिकल काल कहलाया। एवं फ्रॉम 600 बीसी अप टू द प्रेजेंट, 600 बीसी के बाद और आज तक का जो काल है वो क्या कहलाया है, हिस्टोरिकल पीरियड। देन आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्री हिस्टोरिकल पीरियड वो काल है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन तक, हड़प्पा सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से और हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंत तक जो काल चल रहा है वो है प्री हिस्टोरिकल पीरियड। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जस्ट बाद से काल शुरू हुआ जिसे कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। वो काल चलते चलते कहां तक आया, 600 बीसी तक। 600 बीसी तक कौन सा टाइम चल रहा है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और 600 बीसी से लेकर आज तक का जो समय है वो है हिस्टोरिकल पीरियड। देन क्लियर,
ये सिर्फ एक आपकी समझ डेवलप करने के लिए है। इसमें से क्वेश्चन अब तक आरपीएससी ने बनाया नहीं है और मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई बनता है, क्योंकि प्री में तो आरपीएससी बेसिकली सीधा सीधा फैक्ट्स के ऊपर जाती है। तो वो ये पूछती है कि कालीबंगन कौन से जिले में स्थित है, कालीबंगन की खोज किसने की, निम्नलिखित में से लोह बेस्ड आयरन एज सभ्यता कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी पूछने की कोशिश करती है। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये आरपीएससी बोर्ड की किताब में है, तो आपको समझना जरूरी है। और एक फाउंडेशन क्रिएट करती है ये चीजें, वो जो हम आगे आने वाली सभ्यताएं पढ़ेंगे उनके बारे में। डन। तो अगर हमने यही नहीं पढ़ा तो हम बाद में जो सिविलाइजेशंस पढ़ेंगे, जो सभ्यताएं पढ़ेंगे, उनके बारे में हमें अच्छे से हम उनको समझ नहीं पाएंगे। वो एक रटने वाली बात हो जाएगी कि भाई सभ्यताएं सर ने पढ़ाई हमें, सिद्धार्थ सर ने, और हमने उसको रट लिया, समझा है ही नहीं। समझी हुई चीज बहुत लंबे समय तक चलती है और पढ़ी हुई चीज, रटी हुई चीज जो होती है वो थोड़े से समय के लिए ही रहती है। ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं ये थोड़े लंबे समय तक चलेगी। हो सकता है इस बार आप प्री दे रहे हैं, मेंस पता नहीं कब हो, या मेंस के बाद इंटरव्यू पता नहीं कब हो, या फिर आपको आपका सिलेक्शन हो जाए, मनपसंद रैंक ना आए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, एसडीएम बनने के लिए। मोक्ष प्राप्ति मतलब एसडीएम, जब तक आपको एसडीएम नहीं मिलेगा आपकी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी इस एग्जाम। तो उसके लिए क्या पता फिर वो अभी पूरे आपको प्री देना पड़े। तो इसके लिए आपको चीज़ों को जितनी आप समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आप प्री में स्कोर कर पाएंगे और उतना ही अच्छा मेंस में लिख पाएंगे, एग्जामिनर को बेसिकली समझा पाएंगे। डन। तो मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर है, इसलिए समझ के पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड इन राजस्थान। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन और के अंत तक का समय जो है वो प्री हिस्टोरिकल तक आता है। हड़प्पा के बाद से लेकर 600 बीसी तक का समय जो है वो किस में आता है, प्रोटो हिस्टोरिकल। और 600 बीसी के बाद का जो समय आता है वो आता है हिस्टोरिकल। तो अब हम यहाँ पर जो ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम का जो काल है उसके बारे में बात करेंगे। और इस टाइम पर क्या हुआ, फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को मिले। मतलब पहली बार इंसानों ने कहीं सेटल होना शुरू किया, सिटीज वगैरह बनना शुरू हुआ और फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो वहां होना शुरू हुआ। हैव बीन फाउंड फ्रॉम द प्लेसेस नियर रिवर स्ट्रीम्स वेयर वाटर, फ्लोरा एंड फोना आर अवेलेबल इन अबंडेंस। ऐसी जगहों पर जहां पर रिवर स्ट्रीम्स बहती थी, नदियां बहती थी। आप देखें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यताएं कहलाई, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित थी ताकि उनको पानी मिल सके पीने योग्य, ताकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सके जो वो करते थे, ताकि जो जानवर, जंगली जानवर आसपास रह रहे हैं वो पानी पीने के लिए इस नदी के किनारे आए और हम उन जानवरों का शिकार कर सके। तो जो फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स हमें देखने को मिले वो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में देखने को मिले, और वो उन जगहों पर मिले जिन जगहों पर रिवर स्ट्रीम्स जो थी वो बह रही थी, ताकि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी। वहां पर फ्लोरा, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, फोना, फोना मतलब जंगली जानवर और मतलब जंगली जानवर एंड एनिमल्स वगैरह ये सब हो अवेलेबल इन अबंडेंस। डन। ताकि आप पानी आपको मिल सके, ताकि आपको पेड़ पौधे से आप कंदमूल फल खा सके, ताकि आप जंगली जानवरों का शिकार कर सके। किन से, इन औजारों से, जिन औजारों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो हमें भिन्न भिन्न सभ्यताओं से एक्सकेवेशन के टाइम पर मिले हैं, खुदाई के टाइम पर मिले हैं। 100 of years ago the geographical condition of Rajasthan was different from the way from what it is today। आज के समय में आप क्या देखते हैं राजस्थान में, राजस्थान को देखते, नाम सुनते हैं आपको क्या चीज ध्यान में आती है, रेगिस्तान, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला, मैदान और पठार। ये आप ज्योग्राफी में बेसिकली पढ़ेंगे और यही आज की स्थिति है कि 66% ऑफ राजस्थान जो है वो तो थार डेजर्ट है, मिट्टी मिट्टी है। लेकिन हम कहा कब की बात कर रहे हैं, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिकल राजस्थान की। हड़प्पा सिविलाइजेशन 2500 बीसी बिफोर क्राइस्ट के टाइम की बात हो रही है। और उस टाइम पर जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी राजस्थान की वो आज जैसी नहीं थी। कई नदियां ऐसी हैं जो सूख चुकी है, कई नदियों ने अपना कोर्स जो है वो चेंज कर लिया है, रेनफॉल पैटर्न जो है वो चेंज हो चुके हैं, वेजिटेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। तो ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान इज डेजर्ट नाउ। आज तो एक बहुत बड़ा पार्ट, क्यों, हम बच्चे थोड़ी है कि लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान बात करें, सीधे सीधे बात करो ना, 66% ऑफ राजस्थान इज डेजर्ट। डन। तो टुडे 66% of Rajasthan is desert now, but 100 of years ago a part of the desert was the sea। पर सैकड़ों सालों पहले जो आज जहां पर डेजर्ट है वहां पर क्या था, पहले सी था, ठीक है, समुद्र था। कैसे पता चलता है इसके, आपके अगर क्वेश्चन आता है कि आज जहां पर रेगिस्तान है, मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन आपके पास आता है कि आज जहां पर रेगिस्तान है
वहां पर पहले कभी सी हुआ करता था, इसके क्या क्या एविडेंस आज मौजूद है, तो क्या बताएंगे आप, क्या लिखेंगे? पहला एविडेंस तो ये, यहाँ पर सॉल्ट वाटर लेक्स बहुत ज्यादा है। तो सॉल्ट वाटर लेक्स आर द रिमेन्स ऑफ द सी दैट वाज एग्जिस्टेड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। डन, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, जब हम खुदाई करते हैं तो काफी मरीन डिपॉजिट्स यहाँ पर मिलते हैं, फिश वगैरह और ये सारे डिपॉजिट्स जो हैं वो राजस्थान में देखने को मिलते हैं। वो ये प्रूव करते हैं डायरेक्टली कि आज जहां पर रेगिस्तान है वहां पर कभी क्या था, समुद्र था। तीसरा पॉइंट, यहाँ की मिट्टी जो है वो थोड़ी सी सॉल्टी है। कई जगह जो डेजर्ट एरिया है वहां पर आप देखेंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया की खासकर मैं बात करूं तो वहां पर सलाइन सॉइल है, डन, सॉल्टी सॉइल है। तो वो क्या है, वो ये प्रूव करती है कि वहां पर पहले कभी समुद्र हुआ करता था। और बाकी आप ज्योग्राफी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट जिनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है, सरस्वती और दृष्टावती, दृष्टावती, ठीक है। ये दो नदियां हैं जो राजस्थान में उस समय क्या करती थी, बहा करती थी, लेकिन आज ये सूख चुकी हैं, अपना कोर्स जो है ये बदल चुकी है। लेकिन अभी भी सरस्वती का एक पार्ट है, सरस्वती रिवर का ही पार्ट कहें या उनकी ही बात करें कि वहां पर कौन सी सभ्यता देखने को मिलती है, काली बंगन सभ्यता। वो भी, वहां पर भी एक नदी है जिसको जिसको कहा जाता है कि एंशिएंट काल में वो सरस्वती सरस्वती थी, ठीक है। घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे जो है वो हनुमानगढ़ में क्या स्थित है, कालीबंगन। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो घग्गर नदी कालांतर में पुराने टाइम पर सरस्वती के नाम से बहा करती थी। लेकिन अब वो कोर्स चेंज हो गया और अभी भी घग्गर नदी जो है वो पूरी तरीके से फ्लो नहीं करती है। वो एक इंटरनल डैमेज ड्रेनेज का हिस्सा है और कभी कभी वो उसमें पानी आता है बारिश के टाइम पर, और वो पानी जो है वो फोर्ट अब्बास नामक स्थान है पाकिस्तान में, वहां तक जाता है। तो बेसिकली हमने यहाँ इस स्लाइड में क्या पढ़ा कि आज जो राजस्थान की स्थिति है वो पहले नहीं थी। पहले यहाँ पर काफी नदियां वगैरह हुआ करती थी, सी वाला जो एरिया था वो था, और उस एरिया में क्या था, नदियां जो थी, उन नदियों के किनारे पर क्या थी, सभ्यताएं विकसित हुई, सभ्यताएं पनपी। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जहां पर जिन्होंने सेटलमेंट, सिटीज बनाना और रहना और वो चीजें शुरू की, वो कब कहाँ शुरू की, वहां जहां पर नदियां बहती थी, वहां जहां पर रिवर स्ट्रीम्स थी, क्योंकि वहां पे अबंडेंस ऑफ वाटर था, वहां पे अबंडेंस ऑफ फ्लोरा था, पेड़ पौधे थे, वहां पे अबंडेंस ऑफ फोना था, जंगली जानवर वगैरह थे जिनका आसानी से शिकार किया जा सकता था, क्योंकि वहां पे सरस्वती नदी और दृष्टावती नदी बहती थी, जिसका उल्लेख हमें वेदों में भी देखने को मिलता है। डन। तो प्री हिस्टोरिकल राजस्थान के बारे में हमने यहां से पढ़ा। These conditions were suitable for man to settle. Because of such geographical and climatic conditions, Rajasthan happened to become one of the most ancient of regions where the journey of a man towards civilization begins. ये जो सारी कंडीशंस थी कि भाई वहां पे नदियां बह रही हैं और नदियों के साथ वहां पे पीने योग्य पानी मिल रहा है, फोना जंगली जानवर वहां पर मिल रहे हैं शिकार हेतु, और वेजिटेशन वगैरह मिल रही है ताकि कंदमूल फल खाए जा सकें, सरस्वती दृष्टावती जैसी नदियां थी। तो ये जो कंडीशंस थी ये आदमी के रहने के लिए क्या थी, सुटेबल थी। इसकी वजह से क्या हुआ, ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस ये अनुकूल थी, रहने लायक थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे वो यहाँ पर पनपना शुरू हुए। द फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री which is called Paleolithic period is further divided into three subphases: Paleolithic, Mesolithic और Neolithic। अब इस प्रीहिस्टोरिक काल में ही तीन डिविजन्स इसके किए गए। पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मीजोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। पैलियोलिथिक इनके बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरा मीजोलिथिक बीच वाला मीजो, और तीसरा नया नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। सबसे पहले हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू सेट अ डिफाइंड डेट एज द फर्स्ट सेटलमेंट्स ऑफ मैन इन राजस्थान। ये तो है, पता है क्या, पता है जो भी जितने कार्बन डेटिंग वगैरह होती है, ये सारी चीजें होती है, इसमें कार्बन एलोट्रॉप जो होता है, जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलोट्रॉप होता है, उससे हम उस पर्टिकुलर चीज की एज का पता लगाते हैं, ठीक है। कोई भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है तो वो आपको एक डेफिनेट डेट नहीं बताता, वो आपको एक डेफिनेट साल नहीं बताता, वो आपको एक पीरियड बताता है कि ये अराउंड 2500-2600 साल पुरानी बात हो सकती है। तो इसलिए हमें इतनी पुरानी जब चीजें हो जाती है जिसके कोई लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, और उन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, हम सिर्फ साइंस की मदद से, कार्बन डेटिंग की मदद से हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन से जमाने का है। तो हमें वहां सिर्फ जमाना पता चलता है, वहां पर
डेफिनेट डेट जो है वो पता नहीं चलती। फिर भी वो जो एक्सकेवेशंस हुए, जो खुदाई हुई, वहां पर हमें क्या मिले, क्वार्ट्जाइट एक मिनरल होता है, क्वार्ट्जाइट एक रॉक होती है, उस क्वार्ट्जाइट के बने हुए टूल्स मिले। टूल्स किस लिए, टूल्स क्यों मिले, किताबें क्यों नहीं मिली? भाई आज अगर कोई आपके स्टडी रूम में घुसता है तो उसको क्या मिलेगा, AK-47 मिलेगी? क्या मिलेगा? जो भी आपके रूम में मौजूद किताबें हैं, चाहे आप राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, आपके रूम में अगर कोई एंट्री लेता है तो उसको क्या मिलेंगी, बुक्स। डन। अगर किसी आप मिलिट्री आर्सेनल में एंट्री ले रहे हैं तो आपको वहां क्या मिलेगी, गन्स। यहां पर हमने खुदाई की तो यहां पर हमको क्या मिला, टूल्स। बुक्स इसलिए मिली आपके रूम से क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। गन्स मिलिट्री आर्सेनल से इसलिए मिली क्योंकि वहां पर उसी तरह का काम हो रहा है, ठीक है। टूल्स यहां पर इसलिए मिले क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ना होकर वहां पर शिकार होता था, हंटिंग होती थी। नदी किनारे जो भी या तो फिशिंग की जा रही है तो फिशिंग के टूल्स मिले हैं आपको। आप देखेंगे कि गणेश्वर सभ्यता जब हम आगे पढ़ेंगे सीकर में, नीम का थाना के पास में गणेश्वर सभ्यता है कातली नदी के किनारे, वहां पर आप देखेंगे कि आपको वहां पर तांबे का क्या मिला है, एक कांटा मिला है, ठीक है। कांटा होता है ना, इससे मछलियां पकड़ते हैं हम, ये कांटा मिला है। तो ये कांटा क्यों मिला, ये कांटा इसलिए मिला, इससे प्रूव होता है कि वहां पर एक नदी बहा करती थी, जिस नदी का नाम कातली नदी था, जिस नदी में मछलियां होती थी, और उस मछलियों को जो उन मछलियों को शिकार करने के लिए वहां पे लोग कांटा यूज करते थे। तो बुक्स वहीं से मिलेगी जहां पर लोग पढ़ेंगे, गन्स वहीं से मिलेगी जहां पर गन्स का इस्तेमाल होगा। टूल्स इसलिए मिले क्योंकि वहां पर हंटिंग हुआ करती थी, वहां पर फिशिंग हुआ करती थी। देन जैसे गणेश्वर सभ्यता से कांटा मिला, और कहीं तो कांटा नहीं मिला, हमें गणेश्वर से ही मिला। क्यों? क्योंकि वहां पर फिशिंग एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा हुआ करती थी। देन अगर आपके, अब इसमें भी फर्दर हम पता लगा सकते हैं कि भाई टूल्स कौन से, फिशिंग के टूल्स मिले हैं या हंटिंग के टूल्स मिले हैं। कोई भाई कोई भाला मिला है या कोई कांटा मिला है, कांटा मिला है तो फिशिंग हो रही है, भाला मिला है तो हंटिंग हो रही है। देन अब ये बुक्स की बात अगर की जाए, आपके रूम में अगर कोई घुसता है और उसे राजस्थान इतिहास की किताब मिलती है तो मतलब आप आर की तैयारी कर रहे हैं। अगर उसे बुक मिलती है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री की कोई किताब है बढ़िया, तो सोच सकते हैं कि IAS की भी तैयारी ये व्यक्ति कर रहा होगा। तो ये जो टूल्स यहाँ पे क्वार्ट्जाइट के मिले हैं, इनसे हमने ये अंदाजा लगाया कि वो जो एक्सकेवेशंस है वहां पर इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होंगी। और वो जो टूल्स मिले हैं उनसे एज पता लगाई गई 1.5 लाख to 2 लाख ईयर्स अगो। इतनी पुरानी ये जगह थी। पैलियोलिथिक हैंड एक्स मिला है 1870 में, 1870 में हैकेट नाम के एक एक्सकेवेटर थे, उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पैलियोलिथिक हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं, जिससे चीजें काटी जाती हैं। डन। ये कुल्हाड़ी मिली जो कि कहां से मिली, जयपुर से, और बूंदी का इंद्रगढ़ नामक एक जगह है वहां पर। डन। इसके अलावा सीटन कर डिस्कवर्ड पैलियोलिथिक टूल्स फ्रॉम झालावाड़, झालावाड़ से भी पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं। देयर आफ्टर इंडियन आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स डिपार्टमेंट VN मिश्र ऑफ डेक्कन कॉलेज पुणे, RC अग्रवाल, विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा, HC मिश्रा and others of the Department of Rajasthan Archaeology and Museums brought to light Paleolithic sites on the banks of the rivers। बहुत सारे ये सारे यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट के नाम लिखे हुए हैं जो कि इंडिया के और राजस्थान के म्यूजियम से रिलेटेड, राजस्थान आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सकेवेटर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी ये बताया कि राजस्थान में बहुत सारी नदियों के किनारों पर से क्या मिले हैं, पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं, पैलियोलिथिक साइट्स जो है वो मिली है, स्पेशली चंबल, स्पेशली बनास, और इन दोनों ही नदियों की ट्रिब्यूटरीज जो थी। भाई ये दोनों ही नदियां ऐसी है जहां पर जो पूरे साल बहती है, जहां पर ज्यादा मात्रा में पानी रहता है, और उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह उनके आसपास क्या मिली है, पैलियोलिथिक साइट्स मिली है। और पैलियोलिथिक साइट्स का कैसे पता चला, क्योंकि जो टूल्स वहां पर मिले हैं वो पैलियोलिथिक टाइम के टूल्स हैं, कार्बन डेटिंग से ये बात पता चली है। और ये जो नदियां थी चंबल, बनास और इन दोनों ही नदियों की ट्रिब्यूटरीज, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बनी थी, अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, जालोर, पाली और टॉप। The credit for finding the Paleolithic tools goes to B. Elchin. Evidently, the Paleolithic man lived over such an extensive region in Rajasthan. राजस्थान में Paleolithic man जो है वो चारों तरफ हर रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा,
चाहे वो जोधपुर का मारवाड़ रीजन हो, चाहे वो टोंक हो, जयपुर का ढूंढाड़ रीजन हो, चंबल बनास जहां से गुजर रही है, वहां हर जगह पैलियोलिथिक साइट्स, पैलियोलिथिक टूल्स जो है वो देखने को मिले। और उन टूल्स की वजह से ही हमें पता चला कि यहाँ पर पैलियोलिथिक साइट्स हैं। डन। नेक्स्ट साइट मीजोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट पीरियड आता है भाई, हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड में 3 डिवाइडेशंस पढ़ रहे हैं। पहला पैलियोलिथिक पढ़ा जिसके बारे में हमने यहाँ कवर किया, नॉट सो इंपॉर्टेंट। सेकंड मीजोलिथिक, और थर्ड हम पढ़ेंगे नियोलिथिक। और इसके बाद हम लेंगे सारी जितनी भी कॉपर एज हुई या आयरन एज हुई वो सारी चीजें, और उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे कालीबंगन, आहड़, गणेश्वर, बागोर, ये सारी चीजें, तिलवाड़ा वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर के 3 पार्ट है। हम पहले यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल पीरियड की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जा चुके हैं। पैलियोलिथिक साइट हमने कंप्लीट की, अब मीजोलिथिक पीरियड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कंप्लीट करेंगे नियोलिथिक पीरियड। इसके बाद हम अलग अलग एजेस में आएंगे कि कॉपर एज हो गई, ब्रॉन्ज एज हो गई, आयरन एज हो गई, स्टोन एज हो गई। ये सारी कवर करने के बाद हम चलेंगे फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जो सिविलाइजेशन यहाँ पर हुई। डन। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पर इस पूरे लेक्चर का, ये पूरा लेक्चर है, इस लेक्चर के इस पड़ाव पर खड़े हैं और हम शुरू करते हैं अब मीजोलिथिक पीरियड। डन। अब मीजोलिथिक पीरियड की बात हो रही है तो वो उसका पता कहाँ से चलेगा? वो पता चलेगा मीजोलिथिक टूल्स से। जैसा कि पैलियोलिथिक टूल्स का से पता चला पैलियोलिथिक साइट्स का, वैसे ही मीजोलिथिक साइट्स का पता चला मीजोलिथिक टूल्स से। उन टूल्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो वो जो पीरियड आया वो कब का पीरियड आया? मीजोलिथिक पीरियड आया। और वो जो साइट्स थी वो कहाँ कहाँ में मिली? लूनी नदी, जैसा कि आपको पता है राजस्थान में लूनी नदी बहती है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है और बाड़मेर से, तिलवाड़ा से होती हुई गुजरती है। तो लूनी नदी के किनारे क्या मिली हमें? मीजोलिथिक साइट्स मिली, जहां पर मीजोलिथिक टूल्स हमें देखने को मिले। इसके अलावा और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? जवाई, सागी, बांडी, ये जो सारी नदियां हैं ये क्या है? लूनी की ट्रिब्यूटरीज हैं। जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, गुइया, ये सारी लूनी की ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा बेडच नदी एक है जो चित्तौड़ में से बहती है, और वहां से क्या, उसके बैंक से क्या मिले? मीजोलिथिक पीरियड के साक्ष्य हमें मिले। इसके अलावा विराटनगर में कौन सी नदी बहती है? बाणगंगा नदी बहती है, जो यमुना की सहायक नदी है, यमुना में मिलती है। तो विराटनगर जो है वहां से भी हमें मीजोलिथिक साइट्स के साक्ष्य मिले। इसके अलावा भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता है, वो इंडिया की सबसे बड़ी मीजोलिथिक साइट है। अब ये कौन सी नदी? हर जो भी आप सभ्यता आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारी सभ्यताएं किसी ना किसी नदी से रिलेटेड होगी। जैसे बागोर की हम बात कर रहे हैं, बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। वो लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है इंडिया की, तो वो कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे है। फिर आ गया तिलवाड़ा इन बाड़मेर इज अनदर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ दिस पीरियड। तो तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। और कौन सी नदी किनारे है? लूनी नदी के किनारे हैं। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा? हमने अभी मीजोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ मिलती है, लूनी नदी के किनारे। अब जैसे हमने पैलियोलिथिक साइट्स पढ़ी थी तो बेसिकली चंबल और बनास के किनारे जो साइट्स थी उनमें हमें मेसोलिथिक टूल्स मिले, सॉरी पैलियोलिथिक टूल्स मिले। मीजोलिथिक की बात हो रही है, पैलियोलिथिक कहाँ मिले? चंबल और बनास में। मीजोलिथिक की बात हुई तो मीजोलिथिक मिले लूनी और उसके ट्रिब्यूटरीज में, और बेडस नदी में, और विराटनगर के आसपास। तो विराटनगर के आसपास बट ऑब्वियस है ये कि विराटनगर के पास कौन सी नदी बहती है? बाणगंगा नदी बहती है। अब इसके बाद बागोर जो है भीलवाड़ा में, वो सबसे बड़ी मीजोलिथिक साइट है। तो वो कौन सी नदी किनारे? कोठारी नदी किनारे। तिलवाड़ा है बाड़मेर में, ठीक है। तो ये कौन सी नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे है। तो इस तरह हमने यहाँ पर ये सारी चीजें देखी। अब जो वहां पर जो टूल्स मिले थे पैलियोलिथिक साइट्स में, पैलियोलिथिक रिवर्स कौन कौन सी थी? सबसे पुरानी पैलियोलिथिक है, फिर है मीजोलिथिक, और फिर है नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक कहाँ मिली? चंबल और बनास और उनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास। मीजोलिथिक कहाँ मिली? मीजोलिथिक मिली लूनी और बेडच और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास, ठीक है। नियो की हम आगे बात करेंगे। पैलियोलिथिक में क्या टूल्स मिले थे? टूल्स ऑफ क्वार्टजाइट मिला था, ठीक है। क्वार्टजाइट देखो मैं आपको बताऊं, यहां मैंने कहीं पढ़ाया था आपको, ये रहा टूल्स ऑफ क्वार्टजाइट, है ना। ये एक मिनरल होता है, एक रॉक होती है, इसके टूल्स हमें मिले। लेकिन अब जो मीजोलिथिक पीरियड आया है उसमें कौन से टूल मिले? यहाँ कौन से मिले थे? क्वार्टजाइट के टूल्स मिले थे। मीजोलिथिक में क्या मिले? द टूल्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड ब्लेड्स, एनग्रेवर्स, खुदाई करने वाले, ट्रायंगल्स ऐसी चीजें मिली, ठीक है। क्रीसेंट्स मतलब ये ऐसा मिला,
ट्रेपेज, स्क्रैपर्स, पॉइंटर्स एटसेट्रा मेड ऑफ जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्ट्जाइट एंड कैल्सिडोनी। तो ये यहाँ पे जो मटेरियल है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आया मीजोलिथिक पीरियड में और पैलियोलिथिक पीरियड से। देन उसके अलावा जो टूल्स थे वो भी और ज्यादा थोड़े शार्पनेस उनकी बड़ी, ट्राइंगल वगैरह हो गए, क्रीसेंट टाइप हो गए। तो इस तरह से इनको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ्स कहा गया। दे आर स्मॉल इन साइज। जो पैलियोलिथिक टूल्स थे वो थोड़े बड़े थे साइज में, लेकिन जो मीजोलिथिक टूल्स थे वो साइज में थोड़े छोटे हुए। दीज टूल्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंप्रूवमेंट इन टूल मेकिंग टेक्निक। हिस्ट्री जो है वो हम पढ़ते ही इसलिए है कि किस तरह एक समय से दूसरे समय में इंप्रूवमेंट आया या चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया। अगर पॉजिटिव चेंज आया तो किस तरह से आया, ताकि हम आगे आने वाले समय में उसको इंप्लीमेंट कर सके। नेगेटिव चेंज आया तो किन गलतियों की वजह से आया, जिन गलतियों को हम भविष्य में दोहरा ना सके। इसलिए ये पूरा हमारा एक टारगेट होता है हिस्ट्री को पढ़ने का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मीजोलिथिक साइट्स में जो टूल मेकिंग टेक्निक है वो और ज्यादा इंप्रूवमेंट उसमें हुआ, कि वो और ज्यादा माइक्रो बनने लगे, माइक्रोलिथ्स बनने लग गए। टूल्स जो है वो उनमें इंप्रूवमेंट होने की शुरुआत हुई। पैलियोलिथिक साइट्स में टूल्स जो थे वो थोड़े बड़ी साइज के थे और सिंपल थे। मीजोलिथिक साइड में क्या हुआ, वो ट्राइंगल बने, ट्रेपेजियम बने, क्रिसेंट साइज बने, पॉइंटर्स बने, स्क्रैपर्स बने। तो ये थोड़ा टूल मेकिंग टेक्निक में इंप्रूवमेंट यहाँ पर आता है। अब बात करते हैं थर्ड पीरियड, नियोलिथिक पीरियड की। ये क्या हुआ, नियोलिथिक फेज डेवलप्ड इन राजस्थान एज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के और दूसरे पार्ट्स में जैसे जैसे नियोलिथिक फेज डेवलप हुआ वैसे वैसे राजस्थान में भी ये चीज डेवलप हुई। और जो टूल्स यहाँ पर नियोलिथिक टूल्स मिले वो कहां से मिले, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर से। बेसिकली जो बीच वाली जो बेल्ट है राजस्थान की, ये अगर राजस्थान है तो बीच वाली बेल्ट, जयपुर यहाँ आ गया, अजमेर यहाँ आ गया, नागौर यहाँ आ गया, ठीक है, सीकर, झुंझुनू यहाँ आ गया। मतलब साइड में नहीं और इधर इस तरफ नहीं, इस तरफ मतलब जैसलमेर बाड़मेर साइड में नहीं। जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, ये सारी जो बीच वाली बेल्ट है अरावली के आसपास, वहां पर क्या मिले हमें, नियोलिथिक टूल्स मिले। मैं एक बार फिर से ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके बारे में बताता हूँ आपको। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर। आगे चलते हैं, मेटल एजेस इन राजस्थान। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर तीनों ये पार्ट, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड जो है वो खत्म कर दिया है। अब हम सेकंड फेज ऑफ लेक्चर में चल रहे हैं जो कि है मेटल एजेस। इस फेज ऑफ लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेटल एजेस राजस्थान में हुई। जैसे आयरन एज हुआ, कॉपर एज हुआ, ठीक है, और इसके अलावा ब्रॉन्ज एज हुआ। ये कॉपर एज मतलब तांबा, ब्रॉन्ज एज मतलब कांस्य, लोह एज, ये इन सारी चीजों के बारे में और इनकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मेटल एजेस ऑफ राजस्थान, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। जैसे आयरन एज, ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आयरन एज हो गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये देखिए आयरन एज के बारे में पूरा बताया हुआ है। इससे पहले जो है ये कॉपर और ब्रॉन्ज कल्चर के बारे में बताया हुआ है। ये सारी जो है आयरन एज के एग्जांपल्स है। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम जो थर्ड फेज ऑफ लेक्चर चलेगा उसमें हम पढ़ेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान, जिसमें हम कालीबंगन को कवर करेंगे, आहड़ को कवर करेंगे, गिलूंड को कवर, आगौर को कवर होगा, गणेश्वर कवर होगी। इस तरह से यहाँ पर हम सारी जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम इंपॉर्टेंट चीजें शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट फेज में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल एजेस, जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में हमने पढ़ा। अब हम शुरू करेंगे मेटल एजेस ऑफ राजस्थान। आरबीएससी बुक में क्या लिखा हुआ है एक बार पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इनको डिटेल में समझाता हूँ कि कौन कौन सी मेटल की एजेस जो है वो राजस्थान ने देखी और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है। फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस इन राजस्थान हैव बीन फाउंड रिमेन्स ऑफ chalcolithic, copper bronze culture which throw an ample light on the history of the cultural development of the region। बेसिकली हुआ क्या, जैसे जैसे कोई भी धातु, कोई भी मेटल हमें मिला तो हमने उस मेटल का यूज करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कहीं से कॉपर मिला, जैसे ये सीकर है, ठीक है, सीकर में एक जगह है नीम का थाना, वहां पर पहले तो नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है, कातली नदी बह रही है। तो उसके पास गणेश्वर सभ्यता विकसित हो गई। अब गणेश्वर सभ्यता को जो धातु मिला वो क्या मिला, कॉपर मिला। कैन तो कॉपर मिलने पर क्या हुआ, अब वो जो कॉपर धातु है वो आया कहां से, ठीक है, यहाँ ये कांची नदी बह रही है, ये गणेश्वर सभ्यता हो गई, सभ्यता विकसित होने लग गई। इसको यहाँ पर तांबा बहुत ज्यादा मिला, तांबर आया आसपास की
जो माइन से आप देखेंगे ये रीजन, तो यहाँ पर खेतड़ी सिंघाना की एक माइन है जहां पर कॉपर बहुत ज्यादा मिलता है। और यही सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता इतनी विकसित हुई कि हड़प्पा सभ्यता को भी जो तांबा जाता था वो यहीं से जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा होता था खेतड़ी सिंघाना माइन से। Then, तो ये जो जहां से धातु जहां ज्यादा मिला, तो अब यहाँ पर धातु ज्यादा है तो क्या होगा, औजार जो भी बनेंगे वो किसके बनेंगे, तांबे के बनेंगे। जो भी धातु किसी पर्टिकुलर एज में ज्यादा मिला है उसे हम वो वाला काल कहते हैं, या वो वाली एज कहते हैं। कॉपर एज की बात की जाए तो कॉपर एज की जितनी भी सभ्यताएं होंगी वहां पर कॉपर के टूल्स मिलेंगे, कॉपर के औजार मिलेंगे। देन फिर आ गया ब्रॉन्ज कल्चर। तो ब्रॉन्ज कल्चर क्या होगा कि जहां पर कासा, कासा क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर प्लस टिन। ये कॉपर और टिन से मिलकर क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। फिर एक होता है ब्रास। ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक मिलकर क्या बनता है, ब्रास। तो ये जो हमने जो दूसरी सभ्यता पढ़ रहे हैं, कॉपर, यहाँ पर कॉपर ज्यादा मिला, ठीक है, कॉपर क्या हुआ, सिर्फ कॉपर, तांबा। देन फिर ये कॉपर ब्रॉन्ज कल्चर्स है। तो कॉपर ब्रॉन्ज में क्या होगा, ब्रॉन्ज मतलब कॉपर प्लस टिन, ऐसा धातु जिसमें कॉपर भी है टिन भी है। डन, बात समझ में आई। तो ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज क्या हो गया, कॉपर तो हो गया तांबा, और ब्रॉन्ज हो गया ताम्रयुगीन सभ्यता, और हिंदी में इसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। डन, ब्रॉन्ज हो गया कांसा। आपने देखे होंगे पुराने बर्तन, अगर आप अगर किसी बहुत पुराने खानदान से आप रिलेटेड हैं, आपके दादा परदादा से आप बात करेंगे, उनके टाइम के बर्तनों की बात करेंगे, तो बहुत ही काले से तांबे के जैसे से बर्तन होंगे वो, लेकिन तांबा नहीं होगा, वो ब्लैक कलर का तांबा होगा, वो कांसा होता था, कांसे के बर्तन में, ठीक है, कांसे के बर्तन में वो लोग खाना खाते थे। मेरे भी दादाजी परदादाजी के पास ऐसे बर्तन रखे हुए हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा, उनको देखकर आपको लगेगा कि वो बहुत पुराने हैं, और वो जब जंग लगती है उनमें बहुत ज्यादा ही पुराने हो जाते हैं, तो वो ब्रॉन्ज जो है वो ग्रीनिश एक लेयर छोड़ता है जब उसमें जंग लग जाती है, थोड़ा सा अगर उसका कोरोजन हो जाता है तो। डन, तो वो होता है ब्रॉन्ज। तो जिस भी सभ्यता में जो भी मेटल ज्यादा मिला उस सभ्यता को उसके नाम से जाना जाने लगा। और ये एज के हिसाब से भी हुआ कि एक समय आया जब कॉपर बहुत आयत में मिलने लगा, एक समय था जब कांसा बहुत आयत में मिलता था, तो कांस्य युगीन सभ्यताएं वहां पर हुई। जैसे कालीबंगा है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है, वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। डन, अब जैसे गणेश्वर की हम बात कर रहे हैं, आहड़ की बात कर रहे हैं, तो वो एक कॉपर एज सिविलाइजेशन है, वो एक ताम्र युगीन सभ्यता है। और गणेश्वर में तो इतनी ज्यादा तांबा पाया जाता था कि वो हड़प्पा को भी भेजता था। इसी वजह से गणेश्वर को क्या क्या कहा जाता था, ताम्र जननी, मतलब तांबे की जननी है वो और जगह क्या कर रही है, भेज रही है, एक्सपोर्ट कर रही है तांबे को। आगे पूरा पढ़ेंगे। प्रोमिनेंट अमंग द कॉपर यूजिंग कल्चर्स आर गणेश्वर जो कि सीकर में स्थित है, कालीबंगन हनुमानगढ़ में स्थित है, गिलूंड जो है वो राजसमंद, आहड़ उदयपुर, जाडोल उदयपुर, पिंड पांडलिया पाडलिया चित्तौड़, कुराड़ा जो है वो नागौर में है, सबानिया पूगल बीकानेर में, नंदलालपुरा कीराडोट चीथवाड़ी जयपुर में। इसके अलावा बात की जाए इलाना जालौर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोटा महोली सवाई माधोपुर, मलाह जो है वो भरतपुर में। अब आरपीएससी किस तरह की क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करती है कि वो क्या करेगी, आपको 4 यहाँ पर सिविलाइजेशंस दे देगी और 4 यहाँ पर उनके डिस्ट्रिक्ट दे देगी और कह देगी या तो मैच द फॉलोइंग कर दो। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। तो ये जो पैराग्राफ है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कॉपर एज सिविलाइजेशन के लिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या देती है कि 4 आपको दे देगी और बताएगी इनमें से कौन सा गलत है। मतलब यहाँ पर दे देगी सिविलाइजेशन का नाम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, सिविलाइजेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ऐसे 8 कॉम्बिनेशन दे देंगे और कह देंगे एक कॉम्बिनेशन जो है वो इनमें से गलत है, एलिमिनेट करो, बताओ कौन सा गलत है। डन। तो इसी तरह ये जो सारी चीजें हैं ये पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है, याद रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कौन कौन से, पता गणेश्वर जो है वो कहाँ पर है, सीकर में एक स्थान है नीम का थाना, वहां पर नदी बह रही है कांती नदी, उस कांती नदी के किनारे क्या बसा हुआ था गणेश्वर। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में बसा हुआ है। एंड अब कालीबंगन जो है वो वैसे तो जनरली काफी बुक्स में कालीबंगन को कांस्य युगीन सिविलाइजेशन कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन यहाँ आरबीएससी बोर्ड ने कालीबंगन को जो है वो कॉपर यूजिंग कल्चर्स में लिखा गया है, क्योंकि कालीबंगन का जब एक्सकेवेशन हुआ तब कुछ जो औजार थे, कुछ जो चीजें थी वो कॉपर की भी वहां से मिली।
गेलून, रणथंभौर, आहट जो है वो बेडस नदी के किनारे उदयपुर में है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं आयरन एज। आयरन एज जो है, देखिए सबसे पहले क्या होता है आप समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम विकसितता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले क्या यूज करते थे लोग, ब्रॉन्ज, उसके बाद कॉपर, डन, और उसके बाद अब आ रही है आयरन एज। तो ये क्या हो रहा है, ये विकसितता हो रही है। वैसी ही विकसितता जैसे आज की हम बात करें, आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो पहले हम क्या यूज करते थे, एक फोन कीपैड वाला। उसके बाद फोन आया थोड़ा बड़ा ब्लैकबेरी का, कौन सा, QWERTY कीपैड वाला। आपने देखा होगा, आप में से अगर कोई कुछ लोग पुराने हैं तो आपने देखा होगा ब्लैकबेरी ने QWERTY कीपैड वाला फोन जो है वो लॉन्च किया था। इसमें पूरा कीपैड आता था और आधी स्क्रीन आती थी। ब्लैकबेरी ने सबसे पहले लॉन्च किया था। उसके बाद क्या आया, टच स्क्रीन फोन आया, पूरे फोन में स्क्रीन आ गई। फिर क्या आया, फोल्ड फोन आए, ये अब फोल्ड हो जाते हैं। आपने सैमसंग का फोल्ड 6 अभी लॉन्च हुआ है। देन अभी हुआई ने एक और फोन लॉन्च किया जो क्या ट्राई फोल्ड फोन है, 3 बार फोल्ड होता है, यहाँ से यूं फोल्ड हो जाएगा और फिर फोल्ड हो जाएगा। डन। तो ये क्या है, ये आज के कॉन्टेक्स्ट की मॉडर्निटी है, विकसितता है, हम डेवलप कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन पहले उस टाइम पर क्या था कि अगर आप सबसे पहले क्या यूज कर रहे थे, ब्रॉन्ज के औजार यूज कर रहे थे। फिर आपने ब्रॉन्ज को छोड़ा, कांसे को छोड़ा, फिर आप कॉपर की तरफ बढ़े, आपने तांबे के औजार यूज करना शुरू किया, और फिर आपने तांबे को छोड़ के क्या किया, लोहे के औजार यूज करना शुरू किया। लोहे के जो औजार थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, मतलब बहुत ज्यादा ड्यूरेबल थे, उनकी वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छी थी, क्योंकि आप कोई भी वेपन यूज कर रहे हो तो वो क्या था, वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड हो सकता था आगे से। आयरन में, कॉपर और ब्रॉन्ज में वो इतना ड्यूरेबिलिटी और ये सारी चीजें पॉसिबल वहां पर नहीं थी। डन। तो ये क्या हुआ, ब्रॉन्ज, कॉपर और आयरन, ये जो चीज है ये मॉडर्निटी की डेवलपमेंट की एक तरह से एविडेंस पेश करता है। यहाँ पर द एज ऑफ आयरन फॉलोड द एज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के बाद क्या आई, कॉपर एज, और कॉपर एज के बाद क्या आई, आयरन एज। डन। द नॉलेज ऑफ आयरन एंड इट्स यूज वाज अ रिवॉल्यूशनरी इवेंट। जिस तरह से ये रिवॉल्यूशनरी है ना, ये टच स्क्रीन वाले फोन, या फिर ये फोल्ड फोन रिवॉल्यूशनरी है, या ये ट्राईफोल्ड जो है ये रिवॉल्यूशनरी, उसी तरह से जो आयरन का जो यूज था वो रिवॉल्यूशनरी था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल था, ये बहुत ज्यादा सही तरीके से काम करता था, ये बहुत ज्यादा शार्प वेपन्स बनते थे, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में और या हंटिंग वगैरह में ये सारी चीजें बहुत इजीली यूज हो जाती थी। द एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स मेड ऑफ आयरन वर फार मोर सुपीरियर इन ड्यूरेबिलिटी। वो बहुत लंबे समय तक चलते थे और उनकी वर्किंग भी बहुत अच्छी होती थी। डन। दे हेल्प्ड ट्रांसफॉर्म द होल सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो फ्रॉम नोह भरतपुर। भरतपुर में एक जगह है नोह जो आयरन एज से संबंधित है। जयपुर में क्या है, जोधपुरा। झुंझुनू में सुनारी। और रेड जो है वो है टोंक में। तो मैं इसके बारे में आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देते हैं। आगे भी शायद इसमें स्लाइड में होगा, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छे से। 4 सिविलाइजेशन हुए, कौन कौन से, ये चारों सिविलाइजेशन जो है ये आयरन एज से संबंधित है। पहला भरतपुर में कौन सा है, नो। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से आयरन यूटेंसिल्स मिले, यहाँ से लोहे के औजार मिले, बहुत सारे वेपन्स मिले और इक्विपमेंट्स वगैरह लोहे के मिले। दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी आ जाओ जयपुर। जयपुर में कौन सी सिविलाइजेशन, जोधपुरा। थर्ड झुंझुनू। झुंझुनू में कौन सी सिविलाइजेशन, सुनारी। यहाँ पर क्या मिली, अब देखिए कोई भी अगर सिविलाइजेशन है, आप यहाँ पर आयरन के औजार यूज किए जा रहे हैं, आयरन के वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, कोई भी इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट तो बनेंगे नहीं। लकड़ी तो है नहीं कि भैया काट दिया और कुल्हाड़ी बन गई, या काट दिया और भाला बन गया, ऐसा कुछ बन गया। क्या करना पड़ेगा, लोहे को मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करने के बाद उसको एक खांचे में डाल के उसको वो शेप देनी पड़ेगी। है। और फिर अगर उसको और ज्यादा पॉलिशिंग करनी है तो उसकी थोड़ी घिसाई करके वो चीज सेट हो जाएगी, लेकिन पहले उसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो मेल्ट करने के लिए किसकी जरूरत है, आग की जरूरत है। आग ऐसे ही नहीं कि जंगल में लगा दी, है ना, आग कहाँ पर होगी, भट्टी में होगी, एक प्रॉपर भट्टी मिलेगी। तो वो भट्टियां कहाँ से मिली है, जयपुर के जोधपुरा और झुंझुनू की सुनारी, ये दो जो सभ्यताएं हैं वहां पर आयरन के फर्नेसेस मिले हैं। ठीक है, लोहे की भट्टियां मिली है। उसके अलावा रेड टोंक में क्या मिला है, यहाँ पर आयरन इक्विपमेंट्स मिले हैं बहुत सारे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला है, सिक्के बहुत सारे मिले हैं। इसको प्राचीन सिविलाइजेशन का क्या कहा जाता था, टाटा नगर कहा जाता था। किसको, फिर टॉक आ जाता है, टॉक में क्या है, रेड।
रेड में क्या मिल रहा है, इसको क्या कह रहे हैं, टाटा नगर कहते हैं। डन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लोहे की भट्टियां कहाँ कहाँ से मिली, तो लोहे की भट्टियां मिली है जयपुर के जोधपुरा और झुंझुनू के सुनारी से। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आयरन एज संबंधित स्थल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आहड़। ठीक है, क्योंकि भरतपुर का नो आयरन एज से रिलेटेड है, जो जयपुर का जोधपुरा आयरन एज से रिलेटेड है, झुंझुनू का सोनारी आयरन एज से रिलेटेड है, और टोंक का रेड जो है वो आयरन एज से रिलेटेड है। अब इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। Talk iron implements and weapons have been found. The iron implements and tools from No are important source to fix the date of advent of Iron Age of India. No से जितने भी औजार हमें मिले, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया यहाँ से कि भरतपुर के No से बहुत सारे वेपन्स मिले हैं, बहुत सारे आयरन के जो है वो इक्विपमेंट्स मिले हैं, तो उनसे हमें क्या पता चला, एज पता चली। किसकी, आयरन एज कि आयरन का जो यूज किया गया था, जो नो भरतपुर में यूज किया गया है औजारों में, वो कब का है। डन। फ्रॉम जोधपुरा एंड सुनारी, जोधपुरा कहां पर है, जयपुर में, और सुनारी कहां पर है, झुंझुनू में। रिमेन्स ऑफ द फर्नेसेस ऑफ आयरन फॉर्जिंग वेपन्स एंड अदर इंप्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। क्या मिला है जोधपुर और सुनारी से, फर्नेसेस आयरन फॉर्जिंग के। ठीक है। रेड इज कॉल्ड द एंशिएंट टाटानगर ऑफ राजस्थान बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ द आयरन आर्टिकल्स फाउंड हेयर। आयरन आर्टिकल्स यहाँ से बहुत सारे मिले, यहाँ से सिक्के मिले हैं, यहाँ से यूटेंसिल्स वगैरह मिले हैं, पॉटरी वगैरह मिली है। अब अगर हम पॉटरी की बात कर रहे हैं, पॉटरी की बात हो रही है, तो आयरन एज के बाद क्या हुई, एक ऐसा युग आया जहां पे पॉटरी जो है वो बहुत ज्यादा काम में ली गई और बहुत ज्यादा बनी, वो अलग अलग तरह की बनी। लेकिन हम पढ़ेंगे, आहड़ में पढ़ेंगे कैसे पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल मृदभांड जो है वो हमें मिले कहां से, आहट से। वो सारी चीजें सेपरेट है, लेकिन अभी आयरन एज के फ्यू सेंचुरीज लेटर हमें क्या मिला, ऐसे कल्चर मिले जो जहां पर पॉटरी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिली। और पॉटरी कौन सी, पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू हमें देखने को मिला। They have been named painted grey ware PGW cultures. Remains of these cultures were found in विराटनगर, जोधपुरा, वही आयरन एज संबंधित। आयरन एज खत्म होने के बाद वो लोग क्या यूज करने लग गए, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी यूज करने लग गए। उसके बाद सुनारी झुंझुनू में और नो भरतपुर। देयर आफ्टर बिगिंस द हिस्टोरिकल पीरियड इन राजस्थान। ये अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्री हिस्टोरिकल और प्रोटो हिस्टोरिकल, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था। अब इसके बाद से जो पीरियड शुरू होगा, वो पीरियड क्या शुरू होगा, हिस्टोरिकल पीरियड शुरू होगा। डन। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जो है ये है हमारा रंगीलो राजस्थान, और इस रंगीलो आपको अलग अलग रंग के डिस्ट्रिक्ट दिख रहे होंगे, जो कि और ज्यादा बढ़ चुके हैं अभी हाल फिलहाल, है ना। ये तो अभी 33 ही है, 50 से ऊपर हो चुके हैं, और उनके ऊपर भी कमेटी बैठी हुई है। कब वो 50 से और वापस कम हो जाए, धीरे धीरे कौन से कम हो जाएंगे, वो चीज़ें जो है वो हम समय ही बता पाएगा। लेकिन अभी हम इनको लेके चलते हैं, दोनों कंबाइंड अप्रोच लेंगे अपन, कि 33 जिलों के हिसाब से भी पढ़ेंगे और 50 जिलों के हिसाब से भी पढ़ेंगे अपन। जैसे हमने पढ़ा नीम का थाना, मैंने आपको बताया सीकर, तो मेन डिस्ट्रिक्ट हो गया, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद कौन सी, उसमें एक जगह है नीम का थाना जहाँ से काफी नदी बहती है, और गणेश्वर सभ्यता है। तो गणेश्वर सभ्यता यहाँ पर क्या लिखी हुई है, सीकर लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको नीम का थाना भी बता दिया। डन। तो इस तरह से कंबाइंड अप्रोच के साथ हम पढ़ेंगे, और यही जो है ये एक इंटेलिजेंट अप्रोच कहलाती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही, आप नीम का थाना पढ़ रहे हैं और पता चला एग्जाम से पहले नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट ही रद्द हो गया, वो सीकर में आ गई वापस गणेश्वर सभ्यता। डन। तो इस तरह से ये है राजस्थान। और हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी सिविलाइजेशन की, कालीबंगन। अगर आज के 6 साल पहले की बात की जाए, तो इस एरिया में कालीबंगन, सबसे पहले तो मैं आपको मैप में लोकेट करके बताऊंगा कालीबंगन है कहाँ पर। ये हनुमानगढ़ का ये जो इलाका है, यहाँ पर क्या है, ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। इसके पास में है श्री गंगानगर, इसके नीचे आता है चूरू। तो यहाँ पर जो है वो कालीबंगन है। क्यों, आज के 6000 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ से जो नदी बहा करती थी वो दृष्टावती और सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। लेकिन आज उस एरिया को, उस रिवर के एरिया को, या उस रिवर को क्या कहा जाता है, घग्गर नदी कहा जाता है, जो शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। देन तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पर बनता है तो ये बनता है कि कालीबंगन सभ्यता जो है वो कौन से जिले में है। आंसर होगा हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगन सभ्यता कौन सी नदी के पास बसी हुई है, तो वो घग्गर नदी है आज के टाइम की। अगर 6000 साल पहले वहां पर कौन सी नदी बहती थी, तो उसका आंसर होगा दृष्टावती या सरस्वती नदी। क्रेडल सिविलाइजेशन ऑफ कालीबंगन।
द सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज 6000 ईयर्स ओल्ड। 6000 ईयर्स ओल्ड का मतलब क्या हो गया? 4000 बीसी के आसपास का ये समय है जब क्या हुई, ये जो कालीबंगन सभ्यता है ये पनपी। कहाँ पर पनपी? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आज के समय के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सभ्यता स्टार्ट हुई और घग्गर नदी के किनारे पर ये सभ्यता स्टार्ट हुई। डन। और इस नाम को, इस जो सभ्यता है, ये जो नाम है कालीबंगन, ये नाम कैसे यहाँ पर पड़ा? ठीक है, तो कालीबंगन जब यहाँ पर एक्सकेवेशंस हुए, जब यहाँ पर खुदाई हुई, तो यहाँ पर क्या मिले? ब्लैक बैंगल्स मिले, काली चूड़ियां मिली ड्यूरिंग द एक्सकेवेशंस। तो काली चूड़ियां मतलब काली, ब्लैक ये तो हो गया काली, और पंजाब में, पंजाबी लैंग्वेज में बैंगल्स जो होते हैं उनको बंगन कहा जाता है। तो यहाँ पर हो गया काली बंगन। तो इस सभ्यता का नाम पड़ा यहाँ पर खुदाई होने के बाद, जो काली चूड़ियां यहाँ पर मिली उसकी वजह से। डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। समय क्या है? 4000 बीसी, या फिर आज के 6000 साल पहले। खुदाई के दौरान क्या मिला? काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स मिली, और इन्हीं ब्लैक बैंगल्स की वजह से इस सभ्यता का नाम क्या पड़ता है? काली बंगन। डन। इस स्लाइड में ये प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि दृष्टावती सरस्वती नदी से रिलेटेड की 6000 साल पहले यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस स्लाइड से बनेगा वो ये है कि इस सभ्यता की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1952 में क्या किया? कालीबंगा सभ्यता की खोज की। सबसे पहले उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर इस जगह पर 6000 साल पहले एक सभ्यता हुआ करती थी, और फिर उसे नाम दिया गया। एक्सकेवेशन हुए, खुदाई वगैरह हुई, और खुदाई में जो चीजें मिली उनको देखते हुए वहां पे कालीबंगन नाम दे दिया गया। इसके बाद 1952 के बाद हम सीधे पहुंचते हैं 1961-62 में, जब बी लाल और बी के थापर नाम के दो एक्सकेवेटर्स ने वहां पे एक्सकेवेशन किया, और उन्होंने ये रिवील किया कि इस सभ्यता के 5 कल्चरल लेवल्स थे। 1, 2, 3, 4, 5। डन। इनकी हम नंबरिंग भी कर देते हैं। तो हुआ क्या? 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में की गई, घग्गर के किनारे की गई। किसने की? अमलानंद घोष ने की। उसके बाद 1962 में बीबी लाल और बी के थापर ने क्या किया? वहां पर एक्सकेवेशंस किए, और ये पता लगाया कि ये जो सभ्यता है ये 5 लेवल में बटी हुई है। जो फर्स्ट 2 लेवल है इसके, ये जो लेवल है, ये पहला और दूसरा लेवल, ये क्या है? ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी पुराना है। तो ये जो 2 है ये बहुत ज्यादा पुराने हैं। द मटेरियल एक्सकेवेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3 लेवल्स, और बाकी ये जो 3 लेवल है इनसे जो मटेरियल निकला है वो तीनों का सिमिलर है, और वो बताता है कि ये कंटेम्प्रेरी है हड़प्पा सिविलाइजेशन से। तो ये तो क्या हो गया? ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से के टाइम पर कंटेम्प्रेरी हो गया, उसके समकालीन हो गया। देन और ये जो पहला और जो दूसरा वाला जो लेवल था वो प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो गया। डन। तो यहाँ पर बीबी लाल और बी के थापर ने हमें ये बताया कि कालीबंगन सभ्यता जो है वो 5 लेवल्स में, 5 कल्चरल लेवल्स वहां पर है। इसमें से 2 जो कल्चरल लेवल्स है, फर्स्ट और सेकंड, वो हड़प्पा सभ्यता से भी बहुत पुराने हैं। तो हमने उसको क्या नाम दिया गया? प्री हड़प्पन सभ्यता दी गई। और जो तीसरा, चौथा और 5वां लेवल है वो हड़प्पा सभ्यता के कंटेम्प्रेरी है, उसके समकालीन है, उसी समय का है। ये चीज कैसे पता चली? हमने यहाँ से कोई भी सामान उठाया और उसकी कार्बन डेटिंग कराई। अगर उसकी कार्बन डेटिंग में जो एज आती है उसकी, वो एज हड़प्पन सिविलाइजेशन के बराबर है, तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के समकालीन हो गई। यहाँ पर किसी आइटम, कोई भी टूल है या कोई भी चीज है जो यहाँ से एक्सकेवेशन में मिली है, उस एक्सकेवेशन करने के बाद, उसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद जो एज का पता चलता है वो एज हड़प्पा सिविलाइजेशन से ज्यादा एज है। तो हमें पता चला कि वो क्या है? वो प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन। द मटेरियल एक्सकेवेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3 लेवल्स इज सिमिलर टू and therefore is similar to हड़प्पन civilization and therefore contemporary of the हड़प्पन civilization। तो तीसरा, चौथा और 5वां लेवल क्या हो गया? इस contemporary to हड़प्पन civilization, और पहला और दूसरा लेवल जो हो गया वो प्री हड़प्पन civilization से रिलेटेड हो गया। Then on the basis of the civilization here has been dated as प्री हड़प्पन, और दूसरा क्या है? हड़प्पन। प्री हड़प्पन कौन सा? पहला और दूसरा लेवल,
और हड़प्पन कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा लेवल। कालीबंगन जो है वो एक प्लांट सिटी है। प्लांट सिटी का मतलब क्या होता है? प्लांट सिटी का मतलब होता है जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये एक पर्टिकुलर सिटी है। अब यहाँ से दो आदमी आए, वो आके यहाँ पर उन्होंने यहाँ घर बना लिया। फिर दो आदमी आते हैं, वो आके यहाँ घर बना लेते हैं। फिर दो आदमी आते हैं, वो यहाँ घर बना लेते हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो सिटी है, इस तरह की जो सिटी का निर्माण हो रहा है। फिर यहाँ पर एक, फिर दो आदमी आते हैं, वो यहाँ पर एक बड़ा सारा खेत बना लेते हैं। फिर वो दो आदमी में बंटवारा हो जाता है, वो खेत के दो टुकड़े होते हैं, फिर टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पर भी प्लॉट कट जाते हैं। देन यहाँ पर भी सोसाइटी बन जाती है। दिस टाइप ऑफ सिटी इज नोन एज अनप्लान्ड सिटी, जो बेतरतीब तरीके से बनती चली गई। प्लान्ड सिटी का मतलब क्या होता है कि पूरा एक एरिया था और उस एरिया में प्रॉपर तरीके से रोड वगैरह की मैपिंग हुई है, प्रॉपर तरीके से प्लॉट्स वगैरह बने हैं, प्रॉपर तरीके से मकान बने हैं, सारी चीज़ें प्लान्ड मैनर में हुई है। कि भाई यहाँ पर इस, ये जो एरिया है ये पार्क का एरिया होगा पूरा, ये जो एरिया होगा ये स्कूल्स वगैरह का होगा, ये मार्केट का एरिया होगा और यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया होगा। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता थी ये एक प्लान्ड सिटी थी। डन। और वहाँ जो घर बने हुए थे वो सन बेक्ड ब्रिक्स के बने हुए थे, मतलब एक तो ईंट है और ईंट एक जो है वो उस ईंट को क्या किया हुआ है, पकाया हुआ है, ऐसे उसको गर्म किया हुआ है। सन बेक्ड ईंटें हैं, वो गर्म करके उनको बनाया हुआ है ताकि उनकी मजबूती जो है वो और ज्यादा मतलब और ज्यादा वो मजबूत हो सके। द earthen pots and the pot sheds found here are light, thin and not well made। मतलब वो मतलब पूरी शेप में नहीं थे। जितने भी पॉट्स वगैरह, जितने भी मटके वगैरह थे, ये जो पॉटरी वगैरह वहां से मिली है, वो एक पर्टिकुलर शेप की नहीं थी। वो एक मतलब प्रॉपर तरीके से बनी हुई नहीं थी। वो जैसे ये हो गई, ये बना दिया, इसकी कोई शेप नहीं है, अभी एक मटका सा बना दिया, मटका ऐसे बनता है पूरा प्रॉपर। डन। इस तरह के मटके नहीं थे, इस तरह के मटके थे नॉट वेल मेड, और उनकी जो बाउंड्री थी वो थिन थी और वो उठाने में हल्के थे, लाइट थे। डन। वजन में हल्के थे। और इनका जो कलर था वो क्या था, रेड एंड ब्लैक था और व्हाइट लाइन डेकोरेशन उसमें की गई थी। तो ये चीजें रेड और ब्लैक वेयर जो है आहट सभ्यता में ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो पॉट्स थे वो पेंटेड थे रेड और ब्लैक कलर के, और वहां पर व्हाइट लाइंस थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेड और ब्लैक वेयर जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिले, तो उसका आंसर होगा आहड़। कालीबंगन उसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ये मिले हैं, आहड़ में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। डन। इसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चर के भी कुछ वो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, कृषि संबंधी गतिविधियां यहाँ पर होती थी, क्योंकि यहाँ पर एक खेत मिला है जो कि जुता हुआ खेत था। प्लोड फील्ड मतलब एक ऐसा खेत, एक ऐसी जमीन जहाँ पे ये पता था कि जहाँ पर कुछ मतलब मिट्टी से इस तरह से काम किया गया है ताकि वहां पर खेती हुआ करती थी। और जो जोतने के जो तरीके हैं कि जो प्लोइंग पैटर्न्स है, उससे ये पता चला है कि एक साथ दो क्रॉप्स को बोया जाता था। मतलब वहां पर क्या होती थी, मिक्स्ड फार्मिंग। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये आता है कि प्लॉट फील्ड कहाँ पर मिला है, जुता हुआ खेत कहाँ पर मिला है, तो वो कालीबंगन में मिला है। उसके अलावा वो जो जोतने के, खेत को जोतने का जो तरीका है, उससे साफ साफ पता चलता है कि वो दो क्रॉप्स जो है वो लगातार वहां पे फ्लो की गई है। वो दो क्रॉप्स एक साथ वहां पर मतलब जोतने की प्रक्रिया वहां पर की गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, संयुक्त खेती जिसे कहते हैं, या मिश्रित मिश्रित फार्मिंग कहते हैं, संयुक्त खेती कहते हैं ज्वाइंट फार्मिंग को। वो एक पूरी तरीके से डिफरेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग मतलब मिश्रित कृषि, यहाँ पर चावल भी बोए जा रहे हैं और यहाँ पर मूंग भी बोई जा रही है, या दो फसलें एक साथ, दो क्रॉप जो है वो एक साथ जहाँ पर जिस खेत में बोई जाती है उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। और इस मिक्स्ड फार्मिंग के जो एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य है, वो हमें मिले हैं कालीबंगन से। द बरियल ग्राउंड डिस्कवर्ड हेयर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बरियल सिस्टम्स प्रेवलेंट हेयर। यहाँ पर जो शव हुआ करते थे, जो डेड बॉडीज हुआ करती थी, उनको जलाया नहीं जाता था, क्योंकि यहाँ पर बरियल ग्राउंड मिले हैं, यहाँ पर शमशान वो मिले हैं, कब्रिस्तान टाइप मिले हैं, ताकि हमें पता चलता है यहाँ से कि किस तरह से जो डेड होने के बाद डेड बॉडीज को किस तरह से वहां पर दफनाया जाता है। बरियल सिस्टम्स की बात की जाती है। और एक डेड बॉडी इस तरह की मिली है, डेड बॉडी मतलब स्केलेटन इस तरह का मिला है कि वो जो उसका उस बच्चे का जो सर है उसमें 5 होल्स हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो मतलब एक किसी रोग के इलाज के लिए वो होल शायद किए जा सकते हैं, जो कि
मैंने शायद किसी बुक में पढ़ा था, शायद आरबीएससी में ही पढ़ा हो, इसमें मैंने इंक्लूड किया है नहीं किया पता नहीं। एंसेफेलाइटिस एक तरह का रोग होता है। उस एंसेफेलाइटिस के उपचार के लिए वो 5 छेद की हुई खोपड़ी जो है, स्केलेटन जो है, वो कहाँ से मिली है? कालीबंगन से मिली है। डन। ये आ गया, देखो ये रहा सेकंड पॉइंट। स्कल ऑफ अ चाइल्ड विथ 6 होल्स, 5 मीन 6 होल्स, has also been found. The holes may have been the indication of treatment given for encephalitis. Encephalitis नाम का एक रोग होता है जिसको ठीक करने के लिए हो सकता है कि उस चाइल्ड के स्कल में क्या किए हों? 6 होल्स किए हों। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? इसके अलावा टॉय बुलक कार्ट मिली है। बुलक कार्ट मतलब जो बैलगाड़ी होती है उस तरह की बैलगाड़ी मिली है। इसके अलावा फायर ऑल्टर्स मिले हैं, वुडन ड्रेन्स मिले हैं, सिलेंड्रिकल सील मिली है। बेसिकली सील क्या होती है? एक छोटा सा इतना सा एमुलेट टाइप होता है, सील टाइप होता है, ठीक है। क्या होता है कि एक छोटा सा टुकड़ा है किसी भी स्टोन का या किसी भी मेटल का, डन, या वुड का, जिसमें कुछ वो किया हुआ है, एम्बार्क कुछ किया हुआ है, डन, तो उसे सील कहते हैं। ये अलग अलग शेप्स की मिलती थी, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और लेकिन यहाँ से क्या मिली है? सिलेंड्रिकल सील मिली है। डन। ये जो है ये क्या है? ये सिलेंड्रिकल सील, इस तरह की सील यहाँ से मिली है। तो ये जो है फाइंड ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो हमें अगर कालीबंगन के बारे में पूछा जाए तो कालीबंगन में आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कराता हूँ। कालीबंगन कहाँ पर है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। हर जो वो है सिविलाइजेशन है उसका मैं आपको नक्शे के हिसाब से समझाऊंगा। तो कालीबंगन कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे है, जो 6000 साल पहले की डेटेड है, और 6000 साल पहले दृष्टावती और सरस्वती नदी के किनारे थी ये, और आज के समय पर घग्गर नदी के किनारे ये पाई जाती है। 4000 बीसी मतलब 6000 साल पहले यहाँ पर काली चूड़ियां मिली, इसलिए इसका नाम कालीबंगन पड़ा। इसके अलावा 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। उसके बाद बीबी लाल और बी के थापर ने 1961-1962 में हमें ये बताया कि कालीबंगन सभ्यता जो है वो 5 लेवल्स में है। 2 लेवल जो है वो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं, मतलब वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पुराने समय के हैं, और 3rd 4th 5th जो लेवल है वो वहां से जो मटेरियल हमें मिला है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एज का मिला है। ये जो सिटी थी ये एक प्लान सिटी थी, पूरे प्लानिंग के साथ इसको बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो हाउसेज हैं वो सनबेक्ड है, देन सनबेक्ड ब्रिक्स के बने हुए हैं। ऐसी सनबेक्ड ब्रिक्स क्या है? उनसे मजबूती बहुत ज्यादा हो जाती है, वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ उनमें ज्यादा होती है। इसके अलावा जो पॉट्स मिले हैं वो लाइट थे, थिन थे, और नॉट वेल मेड थे। इस तरह के पॉट्स वहां पर मिले हैं। इसके अलावा एक खेत मिला है जो जुता हुआ खेत मिला है, मतलब जहाँ पर खेती करने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि जो खेत है वो जुता हुआ है। और जो जुते हुए जो पैटर्न है, जो प्लोइंग पैटर्न्स है उस खेत के, वो साफ साफ ये इंडिकेशन देते हैं कि इस खेत में एक फसल नहीं होती थी, इसमें 2 अलग अलग तरह की फसल बोई जाती थी। मतलब यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि के साक्ष्य यहाँ पर, एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं। एंड उसके अलावा बरियल ग्राउंड मिला है, कब्रिस्तान यहाँ पर मिला है, जिससे हमें बरियल सिस्टम्स के बारे में पता चलता है। एक बच्चे की स्कल मिली है, जिस बच्चे की स्कल में 6 जो है वो होल्स हैं, उससे ये पता चलता है कि एंसेफेलाइटिस रोग का उपचार वहां पर किया जाता था। एक टॉय बुलक कार्ट मिली है, तो मतलब खिलौने टाइप मिला है, फायर ऑल्टर्स मिले हैं, वुडन ट्रेन्स मिले हैं, और सिलेंड्रिकल सील मिली है। ये था हमारा कालीबंगन। अब हम नेक्स्ट सिविलाइजेशन पे आते हैं जिसका नाम है आहड़। ये राजस्थान का नक्शा है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? कालीबंगन सभ्यता। डन। कालीबंगन सभ्यता यहाँ पर पढ़ी गई। और ये जो है, ये देखिए यहाँ पर ये उदयपुर है, और उदयपुर के पास आहड़ नदी एक बहती है। यहाँ पर जो है वो आहड़ सभ्यता पाई जाती है। तो ये हो गया कालीबंगन सभ्यता हमने पढ़ी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट घग्गर नदी किनारे, और आहड़ सभ्यता हमने पढ़ी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आहड़ नदी के किनारे। डन। वेरी गुड। ये हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये चीज याद रहेगी अच्छे से। अब ये क्या है? चालकोलिथिक कल्चर है। कौन सा कल्चर है? चालकोलिथिक कल्चर। और ये कहाँ पर इसकी खोज हुई है? उदयपुर में इसकी खोज हुई। आहड़ नदी के किनारे चालकोलिथिक कल्चर है, और 4000 साल पुराना है, मतलब 2000 बीसी का ये टाइम है। डन। इट वॉज फाउंड बरीड अंडर ए माउंड। अब इसको क्या है कि एक धूल से भरे हुए एक मिट्टी के बने हुए टीले के नीचे इसको ढूंढा गया। तो इसका नाम हमें क्या कहते हैं? इसको हम और कौन से नाम से जानते हैं? धूल कोट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर आरपीएससी बनाती है कि आहट सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आंसर आप करोगे उदयपुर।
आहड़ सभ्यता कौन सी नदी किनारे है? आहड़ नदी, इसको बेडच नदी भी कहते हैं। डन। इसके अलावा आहड़ को और कौन से नाम से जाना जाता है? धूलकोट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि धूलकोट जो है वो कौन सी सभ्यता का दूसरा नाम है? धूलकोट का मतलब क्या होता है? धूलकोट का मतलब होता है अर्थन माउंड, मतलब एक रेत का टीला। डन। आगे चलते हैं, आहड़ नदी के, आहड़ सभ्यता के बारे में और पढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो एक्सकेवेशंस थे, जो खुदाई हुई, जो पुरातत्व अवशेष मिले, वो सबसे पहले मिले अक्षय कीर्ति व्यास। जैसे आहड़ ए से शुरू हो रहा है, वैसे ये आंसर भी अक्षय कीर्ति व्यास ए से शुरू होगा। डन। कब मिले? 1953 में। और इसके बाद जो खोज की वो किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल और HD साकलिया ने। डन। अब जो हाउसेस बने हुए थे वो दो चीजों के बने हुए थे, एक तो सन बेक्ड ब्रिक जिसके बारे में हमने बात की, और दूसरा पत्थर भी वहां पर इन्वॉल्व था। आहर पीपल जो थे वो जो मृत लोग होते थे, डेड बॉडीज होते थे, उनको दफनाया जाता था, और दफनाने के साथ वहां पे जो भी कब्रिस्तान वगैरह मिले हैं, जो डेड बॉडीज मिली है, उन डेड बॉडीज के साथ हमें क्या मिली है? ज्वेलरी मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ठीक है, जो ये बताते हैं विच टेस्टिफाई देयर बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ, पुनर्जन्म की बात पे विश्वास रखते हैं कि ये व्यक्ति जो मर गया है, ये अगर भविष्य में कभी वापस इसका पुनर्जन्म होता है तो वो जो ज्वेलरी है, वो ऑर्नामेंट्स है, वो इस व्यक्ति से संबंधित है, वो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स वो आगे अपने पुनर्जन्म में काम में ले लेगा। तो ये जो है आहड़ के लोग जो है इस तरह की मान्यताएं यहाँ पर रखते थे। अब जो बात की जाए लार्ज क्वांटिटीज, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कालीबंगन में ही मैंने आपको समझा दिया था, अगर बात चलती है, क्वेश्चन बनता है ब्लैक एंड रेड पॉटरी का, तो वो सीधे सीधे किससे संबंधित होगा? आहड़ से। क्योंकि आहड़ में बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में क्या मिले हैं? ब्लैक एंड रेड पॉटरी मिली है। हालांकि कालीबंगन में भी ऐसी चीजें मिली, लेकिन यहां पर वो चीज ज्यादा मिली, जिसकी वजह से इस कल्चर को क्या कहा जाता है? ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। R&B, red and black ware. Then large quantities of clay, black and red pottery have been found here, which makes Ahar a major center of the black and red ware culture. Then Ahar was also known as the name Tamravati. Tamravati मतलब तांबे की नगरी, because a large number of copper implements and tools have been found here. अब यहाँ पर एक confusing point है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, तो ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ को। कहां पर? ये जो है ये आहड़ को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि ताम्र जननी कहां पर है, तो ताम्र जननी के लिए आप आंसर करेंगे, ताम्र जननी हम कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को, क्योंकि यहाँ जो कॉपर इंप्लीमेंट्स मिले हैं, यहाँ जो कॉपर के टूल्स मिले हैं, उससे भी ज्यादा हमें कहाँ मिले हैं? गणेशवर में, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो सीकर डिस्ट्रिक्ट के नीम का थाना तहसील में पड़ता है, जो आजकल जिसे हम डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया है, तो वो गणेश्वर सभ्यता में पढ़ेंगे। और हमने वहां पर ये भी देखा है गणेश्वर सभ्यता में कि वो जो चीजें हैं, कॉपर जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता को एक्सपोर्ट किया गया, उसके भी साक्ष्य कुछ मिले हैं, क्योंकि वहां पर क्या मिले हैं? फॉरेन करेंसीज भी गणेश्वर सभ्यता से मिली है। और यहाँ पर तांबा इसलिए पाया जाता था क्योंकि सीकर में ही हेथड़ी, सिंगारा, झुंझुनू आसपास में यहाँ पर तांबे की काफी खदाने हैं, खान है, माइंस है। डन। तो अब वापस आहड़ पे आते हैं। आहड़ वाज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ ताम्रवती। ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। धूलकोट किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। सबसे ज्यादा रेड एंड ब्लैक वेयर कहाँ मिले? आहड़ में मिले, बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपर इंप्लीमेंट्स एंड टूल्स हैव बीन फाउंड हियर। Discovery of blocks indicate that dyeing and printing of cloth was one of the main profession. ठीक है, कि कोई भी कपड़ा है उसको डाई करना और उसको प्रिंट करना, ये एक बहुत ही मेन प्रोफेशन जो है वो आहड़ सभ्यता में देखने को मिलता था। डन। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट की आहड़ सभ्यता। जो मेन पॉइंट है वो हमने कवर कर लिए। एक्स्ट्रा देखो, आहड़ पे अपने को PhD नहीं करनी है, हमें कालीबंगन पे PhD नहीं करनी है, हमें वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू RPSC जिनको इंपॉर्टेंट समझता है। डन। तो मैं एक बार आहड़ का भी आपको रिवीजन कराते चलता हूँ। आहड़ जो है कहाँ पर है? उदयपुर में है, आहड़ नदी के किनारे है। 2000 BC यानी आज के 4000 साल पहले का ये एक चालकोलिथिक कल्चर है। डन। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एक मिट्टी के टीले के नीचे पाया गया था। इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, और उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल और HD साकलिया ने भी यहाँ पर एक्सकवेशंस, खुदाई वगैरह
तीती यहाँ के जो हाउस है वो सन बेक्ड ब्रिक से बने हुए हैं, ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सके, और ज्यादा स्ट्रेंथ उनको बनाने के लिए, देने के लिए उन्होंने स्टोन्स का, पत्थरों का भी यूज किया। इसके अलावा यहाँ पे जो भी कब्रिस्तान वगैरह मिले हैं, जो भी डेड बॉडीज मिली है, उनके साथ ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि यहाँ के लोग जो है वो पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ में भी विश्वास करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक और रेड पॉटरी की लार्ज क्वांटिटीज मिली है, जिसकी वजह से इसे ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर कहा जाता है। इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक कॉपर एज की है, और यहाँ पर बहुत सारे कॉपर इम्प्लीमेंट्स और कॉपर टूल्स, कॉपर वेपन्स वगैरह यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों का मेन प्रोफेशन, जो हम कह सकते हैं कि मेन जो काम था, वो क्या था, डाइंग करने का, किसी भी कपड़े को रंगने का, और प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ, मतलब उस क्लोथ पे या तो उसको डाई कर दिया, कलर चेंज कर दिया, व्हाइट कलर का कपड़ा है उसको ब्लू कलर का बना दिया, या फिर व्हाइट कलर के कपड़े के ऊपर प्रिंट वगैरह बना दिए। डन। तो ये हमने यहाँ पर आहड़ कंप्लीट की। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं गिलूंड। गिलूंड कहाँ पर है? ये हमारा प्यारा राजस्थान है, और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ी थी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कालीबंगन। ये जो सेकंड है ये हमने आहड़। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे थी, ये आहड़ नदी के किनारे थी। गिलूंड जो है वो बनास नदी के किनारे है, और वो कहाँ है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। आप यहाँ देखेंगे तो उदयपुर के जस्ट ऊपर ये छोटा सा राजसमंद आपको दिखेगा। देन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर ये जूम होता है तो, है ना। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। दिख रहा है अब क्लियरली आपको देखा होगा, ये रहा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। और ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट जो है, इसका ये जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बनास नदी बह रही है, और इस बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? गिलूंड सभ्यता। कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, बनास नदी के किनारे। डन, क्लियर। आगे चलते हैं। ये जो है ये एसोसिएटेड थी आहड़ कल्चर से। आहड़ के कितने करीब थी ये? तो आहड़ कल्चर से ही ये एसोसिएटेड थी। एक्सकेवेशंस एट टू माउंट्स, थोड़ा सा इसको और जूम आउट करते हैं, हाँ अब ठीक है। देन एक्सकेवेशंस एट टू माउंट्स इन गिलूंड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो गिलूंड सभ्यता कहाँ पर है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पहली चीज, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बनास। अब राजसमंद डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी झील पर है? राजसमंद झील पर है। राजसमंद झील का निर्माण किसने किया था? राज सिंह ने किया था। कब किया था? वो सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर में, तो आप वो चीज क्लियर होंगे। तो एक एक चीज को आप कनेक्ट करके चलें। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, कौन सी रिवर? बनास। बनास रिवर के किनारे हैं। अबाउट लाइट द कल्चर एसोसिएटेड विद द आहड़ कल्चर। आहड़ कल्चर से मिलती जुलती है गिलूंड सभ्यता, और इसके गिलूंड सभ्यता के कल्चर को हम क्या कहते हैं? बनास कल्चर कहा जाता है। तो ये हमने मैप पर तीनों सभ्यताएं अभी तक की है। द फर्स्ट एक्सकेवेशन हियर वाज कंडक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ बीबी लाल। बीबी लाल तीनों ही अब तक की जो सभ्यताएं हैं उनमें इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ नहीं थे, कालीबंगन सभ्यता में बीबी लाल थे, और गिलूंड सभ्यता में जो है वो बीबी लाल इन्वॉल्व हुए 1957 1958 में। 1957 1958 में डन। किसने एक्सकेवेशन किए? बीबी लाल ने। देयर आफ्टर अनदर एक्सकेवेशन वाज अंडरटेकन बाय वी.एस. शिंदे ऑफ डेक्कन कॉलेज पुणे एंड ग्रेगोरी कौशल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसल्वेनिया बिटवीन 1998 एंड 2003। ये एक्सकेवेशंस इनके द्वारा किए गए। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि बाहर का ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसल्वेनिया जो है वहां से कौन आए थे और उन्होंने कहाँ पर एक्सकेवेशन किए? तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के बनास नदी के किनारे जो गिलूंड सभ्यता है वहां पर ये एक्सकेवेशन हुए। इसके अलावा डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे जो है वहां से वी.एस. शिंदे जो है वो आए थे। देन ये रिमेन्स ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर वाज फाउंड इन 2 phases। यहाँ पर 2 phases में मिले हैं। द फेज सेकंड में हैव बिगन इन द मिडल ऑफ द सेकंड मिलेनियम BC। ये जो है या टाइम स्केल के बारे में बताता है। द चैल्कोलिथिक पोट्री फाउंड हियर कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग ब्रॉड ग्रुप्स। जो पॉटरी यहाँ पर मिली है वो 2 ग्रुप्स में बांटी जा सकती है। एक तो हो गया रेड वेयर, लाल रंग की, ठीक है, ऐसे यूटेंसिल्स, ऐसी पॉटरी जो रेड रंग की पाई जाती है, रेड कलर की है, वो क्या है? वो
मतलब यहाँ जो पॉटरी पाई गई वो दो तरह की पाई गई, एक तो रेड और दूसरी ब्लैक एंड रेड, ठीक है, जिसमें रेड कलर भी है, ब्लैक कलर भी है और एक रेड। जबकि हमने गिलून सभ्यता से पहले जो आहड़ सभ्यता बैठी थी वहां पर क्या मिले थे, सिर्फ ब्लैक एंड रेड वेयर ही मिले थे। उस सभ्यता को ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो पॉटरी मिली है वो पॉटरी कौन से कलर की है, रेड वेयर और ब्लैक एंड रेड वेयर। डन। पेंटेड वेयर, बफ वेयर और ग्रे वेयर, ये अलग अलग चीजें हो गई। देखो एक सेकंड, और here can be classified फॉरेन गुड्स। एक तो हो गई रेड वेयर, डन। एक हो गई ब्लैक एंड रेड वेयर, ये दूसरी तरह की हो गई। पहले तरह की रेड वेयर, दूसरी तरह की ब्लैक एंड रेड वेयर। तीसरा आगे हो गया ब्लैक एंड रेड वेयर, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया पेंटेड वेयर, ठीक है। चौथा हो गया बफ वेयर और पांचवा हो गया ग्रे वेयर। इन पांच तरह की जो है वो पॉटरी वहां से मिली है। कहाँ से मिली है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के बनास नदी के किनारे। बीबी लाल ने जो 1957-1958 में एक्सकेवेशन किए, वहां से ये पांच तरह की पोट्री मिली है। इसके अलावा क्ले के टॉयज, मिट्टी के खिलौने। क्ले के टॉयज कैसे बनते थे, क्ले से टॉय बना दिया गया, फिर उसको गर्म करके उसको पका लिया गया, तो क्ले जैसे ही पक जाती है वैसे ही वो पक्की हो जाती है, ठीक है, वो स्ट्रेंथन हो जाती है। बीड्स मिली है, आइवरी बैंगल्स मिले हैं और कुछ और चीजें बनी है। हाउसेस जो बने हुए थे वो मड ब्रिक के बने हुए थे। ब्रिक वो जो मिट्टी से बनी हुई ब्रिक है, बट यूज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बर्न्ड ब्रिक वाज आल्सो फाउंड। बर्न्ड ब्रिक जो है वो भी मिली है। बर्न्ड ब्रिक वाज नॉट इन यूज इन आहड़, आहड़ में जो थी बर्न्ड ब्रिक नहीं थी। तो ये जो चीज हमने पढ़ी है कहाँ के बारे में पढ़ी, गिलूंड सभ्यता के बारे में पढ़ी, जो कि कहाँ पर है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। राजसमंद, ठीक है, और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। और जो है कौन सी नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसने इसकी खोज की, बीबी लाल ने इसकी खोज की। कब खोज की, 1957 1958 में। देन अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट उसकी बात करते हैं, बागोर सभ्यता। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कहाँ पर जो है इसका टाइम क्या था, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेक्कन कॉलेज और पेनिसिल्वेनिया के बारे में पूछा जा सकता है, 1998 2003 के बारे में पूछा जा सकता है। ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन उठा सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप रट लीजिए, वी एस शिंदे, डेक्कन कॉलेज, आरपीएससी इस तरह के क्वेश्चन उठाता है। अगर हार्ड क्वेश्चन यहाँ से बनाना होगा तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो पैराग्राफ है यहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। ये आप अगर कहीं नोट डाउन करके रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। एक तो ये इनके बारे में, एक डेक्कन कॉलेज पुणे के बारे में, और ये जो इनके जो फेजेस हैं, कौन सा टाइम है, इन सब के बारे में। पॉटरी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहाँ पर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर 5 अलग अलग तरह की पॉटरी मिली, तो वो है गिलूंड, राजसमंद। डन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन की बात होगी वो होगी बागोर। बागोर कहाँ पर है, बी से बागोर और बी से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एक बार वापस रिवीजन चलेगा, रिवीजन तो रुकना ही नहीं चाहिए ना, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। डन। तो सबसे पहले अपन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या मिली, कालीबंगन। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। किसने खोज की, अमलानंद घोष ने 1952 में। सेकंड सभ्यता के बारे में हमने पढ़ाई की, आहड़ के बारे में। कहाँ पर, उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी नदी के किनारे, आहड़ नदी के किनारे। किसने खोज की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। डन। उसके बाद तीसरी सभ्यता कौन सी पड़ी, गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता कहाँ थी, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, जो आहड़ सभ्यता के बहुत नजदीक थी। और इसकी खोज किसने की, बीबी लाल ने। कब की, 1957 1958 में। डन। राजसमंद में कौन सी नदी किनारे, बनास नदी किनारे। अब जो हम बागोर सभ्यता पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। मैं आपको भीलवाड़ा बताऊं, देखो ये जयपुर है, ये जो एरिया है जयपुर है, जयपुर के पास आ गया अजमेर, और अजमेर से हम थोड़ा सा और उधर जाते हैं तो ये आता है भीलवाड़ा। यहाँ पर क्या है, बागोर सभ्यता है। कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। बागोर इज एन इंपॉर्टेंट मीजोलिथिक और माइक्रोलिथिक साइट एंड इट इज सिचुएटेड इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कोठारी। तो ये बागोर सभ्यता की बात की जाए तो कौन सी सभ्यता है जो मीजोलिथिक और माइक्रोलिथिक साइट है, वो है बागोर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बी से बागोर और बी से भीलवाड़ा। कौन सी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे। देन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका हो गया।
अब जैसे हमने बाकी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा कि बाकी सभ्यताओं का एक्सकेवेशन जो है वो किसने किया, उसी प्रकार यहाँ पर वी एन मिश्र जो है बागौर की जो सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, जो कि भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पर बसी, वो 1967 से लेकर 1970 के बीच में वी एन मिश्र नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पर वो चीज एक्सकेवेट की। 4 to 5,000 years old remains of pre-historical period was found here। हमने इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया कैसे प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल पीरियड था। तो ये जो सभ्यता है ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड की है, जहाँ पर कुछ भी मतलब सिर्फ एविडेंसेस जो है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा ही मिले हैं, कोई लिखित प्रमाण वहां पर नहीं मिल पाया है। और वो 4 से 5,000 years old रिमेन्स वहां पर मिले हैं। किस चीज के मिले हैं रिमेन्स? वो मिले हैं कॉपर के। कॉपर इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड इन अबंडेंस एंड निडल विद एन आई इज एन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यता कहा जा सकता है इसको, बागौर को, जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस की। मेसोलिथिक माइक्रोलिथिक साइट है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, कोठारी नदी के किनारे। देन द इकोनॉमी, जो वहां की अर्थव्यवस्था थी, वो सिर्फ हंटिंग पर, शिकार पर और स्टॉक रेजिंग पर बेस्ड थी। थ्रू एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर हैज आल्सो बीन फाउंड। वहां पर एग्रीकल्चर के भी एविडेंसेस कुछ मिले हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछाता है कि एग्रीकल्चर के एविडेंसेस कहाँ पर मिले हैं, या फिर क्वेश्चन पूछाता है मिक्स्ड फार्मिंग के एविडेंसेस कहाँ पर मिले हैं, तो उसका आंसर होगा कालीबंगन में मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुता हुआ खेत कहाँ पर मिला है, प्लाउड फार्म फील्ड कहाँ पर मिला है, तो आंसर होगा कालीबंगन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ वी एन मिश्र ने इसकी खोज की है 1967 से 1970 के बीच में। देन इकोनॉमी जो है वो बेसिकली बेस्ड है हंटिंग पे और स्टॉक रेजिंग पे, और एग्रीकल्चर के भी साक्ष्य वहां पर मिले हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था जो मेनली बेस्ड थी वो किस पर बेस्ड थी? हंटिंग पर, शिकार पर बेस्ड थी। देन अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। ये भी एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसे ताम्र जननी कहा जाता है। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। यहाँ हमने पढ़ी कौन सी सभ्यता? कालीबंगन। यहाँ पढ़ी आहड़, फिर यहाँ आहड़ के बाद ये गिलूंड, गिलूंड के बाद ये यहाँ पर भीलवाड़ा में कौन सी पड़ी? राजसमंद में गिलूंड। आहड़ जो है वो उदयपुर में पड़ी, और भीलवाड़ा में हमने अभी बागौर सभ्यता पढ़ी, जो कि कोठारी नदी के किनारे है। ये बनास नदी के किनारे, ये आहड़ नदी के किनारे है, ये घग्गर नदी के किनारे है। और अब हम पढ़ रहे हैं गणेश्वर सभ्यता, जो कि ये आपको सीकर दिख रहा है। सीकर का ये वाला जो इलाका है, ये नीम का थाना इलाका है, और इस नीम का थाना इलाके में कातली नदी बहती है। और ये जो कातली नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है ना, जहाँ से भी कातली नदी बहती हुई जाती है, उसे हम तोरावटी कहते हैं। देन ये जो ट्राइंगल एरिया है, सीकर चूरू झुंझुनू, देन सीकर चूरू झुंझुनू, ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ये ट्राई जंक्शन जो है, तीन जो डिस्ट्रिक्ट है, ये शेखावाटी एरिया में आते हैं। कौन से एरिया में आते हैं? शेखावाटी एरिया में आते हैं। कौन से? सीकर चूरू झुंझुनू। ये पूरा जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? शेखावाटी एरिया। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें? सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर जिले में यहाँ पर नीम का थाना इलाका है, और यहाँ पर कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, जो कि एक नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है, जिसका नाम क्या है? कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। यहाँ से नहीं बहती आ रही है, यहीं से बहती आ रही है, अंदर ही अंदर बह रही है। ठीक है, राजस्थान है, राजस्थान के बाहर का कोई वो नहीं है। कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र, कांतली नदी के किनारे पर का बसा हुआ है गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट, जो कि पहले सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील थी, अब नीम का थाना अलग डिस्ट्रिक्ट है। देन ये जो बहाव क्षेत्र है कांचली नदी का, इस बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावटी कहते हैं। मतलब शेखावाटी के अंदर, शेखावाटी क्या हो गया? सीकर चूरू झुंझुनू। शेखावाटी के अंदर वह एरिया जहां पर कांतली नदी बहती है, उसे हम कहते हैं तोरावटी। तो गणेश्वर जो है वो, अब गणेश्वर साइड की बात कर लेते हैं। गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में, या नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में, जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, और कांतली नदी के किनारे स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता जो है वो कॉपर कल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पर ताम्र जो है, तांबा जो है वो बहुत ज्यादा, कॉपर जो है वो बहुत ज्यादा मिला। जो भी यूटेंसिल्स यहाँ पर मिले, जो भी वेपन्स यहाँ पर मिले, हंटिंग औजार जो यहाँ पर मिले, वो सारे किसके थे? कॉपर के थे। डिस्कवर द सोर्स ऑफ रिवर कातली, कातली नदी कहाँ पर? नीम का थाना, सीकर डिस्ट्रिक्ट। देन सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में सीकर टिक कर कीजिए, नीम का थाना आता है तो नीम का थाना उसको
सुपरसीड कर देगा। नीम का थाना इज द करेक्ट प्रिसाइज एग्जैक्ट लोकेशन। डन। Here excavations first undertaken by the Department of Archaeology and Museums Rajasthan brought to light about 5,000 year old culture। यहाँ पे जो excavation हुए, जो सामान यहाँ से मिला है, किसने निकाला है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स राजस्थान ने। और कितने साल पुराने वहां पर अवशेष मिले हैं? 5,000 साल पुराने अवशेष वहां से मिले हैं। लार्ज नंबर ऑफ पेंटेड ओसीपी, बहुत सारे पॉट मिले हैं, पॉट शेड्स मिले हैं जो कि डेकोरेटेड है कौन से पैटर्न से? ब्लैक कलर से। और कलर कौन सा है उनका? ऑक्रे, OCP जिन्हें कहते हैं, ऑक्रे कलर पोट्री, डेकोरेटेड विद पैटर्न्स इन ब्लैक कलर। मतलब पोट्री है, ये मान लीजिए ये पोट्री है, हो गई, ठीक है, डन। और ये कलर जो है वो ऑक्रे कलर है। और ये यहाँ पे जो डिजाइन बने हुए हैं, क्या शानदार डिजाइन बनाया मैंने, है ना। ये जो डिजाइन यहाँ पर बने हुए हैं कौन से कलर से बने हुए हैं? ब्लैक कलर से बने हुए हैं। ये चीज कहाँ पर मिली? ये चीज मिली सीकर डिस्ट्रिक्ट के नीम का थाना तहसील में स्थित कांतरी नदी के किनारे बसे हुए गणेश्वर सभ्यता की, जो कि एक कॉपर एज सिविलाइजेशन है। और ये जो भी रिमेन्स यहाँ पर मिले वो कितने साल पुराने हैं? 5,000 साल पुराने हैं। द कॉपर इम्प्लीमेंट्स फाउंड हियर हैव वेरी हाई कॉपर इंग्रेडिएंट। जितने भी कॉपर इम्प्लीमेंट्स मिले वहां पर सबसे ज्यादा उसमें क्या था? कॉपर इंग्रेडिएंट था। विच सजेस्ट द अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द मेटल हेयर। मतलब ये जो है इसे क्या कहते हैं? ताम्र जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी यहाँ पर औजार वगैरह मिले वो क्या थे? कॉपर, तांबे के थे। और उसमें कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर जो तांबा है, तांबा जो है, जो मेटल है, वो बहुत ज्यादा अबेंडेंट अवेलेबल था। क्योंकि यहाँ पे आसपास क्या है? खाने हैं बहुत सारे, कौन सी? खिचड़ी, सिंगाना, झुंझुनू में जो है, डन। और यहाँ से कॉपर जो है वो किसको एक्सपोर्ट किया जाता है? वो सप्लाई टू द हड़प्पन फ्रॉम हियर। मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा तांबा पाया जाता था कि तांबे के औजार वगैरह तो यहाँ पर बन ही गए, कॉपर इंप्लीमेंट्स तो बन ही गए, साथ में यहाँ से एक्सपोर्ट, यहाँ से सप्लाई भी होता था किसको? हड़प्पन्स को। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? एक कांटा मिला है। कांटा मतलब मछली पकड़ने का जो कांटा होता है ना, वो कांटा मिला है। वो कांटा भी कौन से मेटल का है? एक मेटल है यहाँ पर, तांबा, ठीक है, कॉपर। कॉपर का एक कांटा मिला है, जो कांटा से ये सिद्ध होता है ये जिस नदी के किनारे पर स्थित थी, ये जो कांतली नदी यहाँ पर बह रही है, इस कांतली नदी के कांतली नदी ये जो है, ये यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा पानी था और इसमें फिशेस थी। ये जो लोग थे जो गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड है, वो यहाँ पर क्या करते थे? फिशिंग करते थे। डन। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली है, लेकिन हमारे लिए अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट है। डन। सम अदर इंपॉर्टेंट एंशिएंट कल्चर्स, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एंशिएंट कल्चर्स जो है उनके बारे में बात की जाए तो RC अग्रवाल जो है उन्होंने बहुत सारे एक्सकेवेशन यहाँ पे किए और रिमेन्स यहाँ से बहुत सारे एंशिएंट सेटलमेंट के मिले। एन इंपॉर्टेंट फाइंड फ्रॉम द साइट इज अ रोमन एम्फोरा वाटर जग विद अ शॉर्ट नेक एंड 2 बोल्ड अपोजिट हैंडल्स फ्रॉम शोल्डर टू नेक। एक यहाँ पर क्या मिला? एक वाटर जग मिला है, इस वाटर जग के दोनों तरफ क्या था? इस तरह के वो बने हुए हैं ताकि यहाँ से पकड़ा जा सके। शॉर्ट नेक, इनकी जो नेक है वो शॉर्ट है। ड्राइंग मेरी बहुत शानदार है ना। वाटर जग विथ शॉर्ट नेक एंड 2 बोल्ड अपोजिट हैंडल्स फ्रॉम शोल्डर टू नेक, विच मे बी इंडिकेटिव ऑफ बीइंग अ फॉरेन ट्रेड सेंटर। ये जो है फॉरेन ट्रेड सेंटर कहलाया जाता है। आगे चलते हैं। उदयपुर में ईसवाल डिस्ट्रिक्ट में भी आयरन एज कल्चर मिला है, ठीक है। तो आयरन एज के हमने पहले कौन कौन से वो पढ़े? हमने पढ़ा भरतपुर का, क्या? नो, ये क्या था? आयरन एज कल्चर था। हमने जयपुर का क्या पढ़ा? जोधपुरा। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ये आपको अभी याद होना चाहिए, मेरी जगह आप बोलनी चाहिए पहले। फिर अगर झुंझुनू की बात की जाए तो झुंझुनू से क्या मिला? झुंझुनू, झुंझुनू से मिला सुनारी। और एक और कौन सा था? टोंक। टोंक में कौन सा स्थल है आयरन एज से संबंधित? रेड। डन। ये 4 तो हमने पहले पढ़ लिए थे। इसके अलावा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का ईसवाल गांव है, ये उदयपुर ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये ईसवाल गांव है, यहाँ पर भी आयरन एज कल्चर मिले हैं। तो ये टोटल उदयपुर में भी एक और हो गया। उदयपुर में कौन सा हो गया? ईसवाल। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। RPSC तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से ही आएगा क्वेश्चन, याद कर लीजिए ढंग से। बैराट, बैराट कहाँ पर है? विराटनगर। विराटनगर कहाँ पर है? ये आपको जयपुर दिख रहा है, ये अलवर दिख रहा है, ये यहाँ पर विराटनगर। देन जयपुर और अलवर की सीमा पर क्या स्थित है? विराटनगर। विराटनगर में कौन सी सभ्यता हमें देखने को मिली? बैराट सभ्यता। द कैपिटल ऑफ एंशिएंट मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वाला एरिया मत्स्य जनपद के अंदर आता है। वेयर द पांडवास स्पेंट देयर 13
13th ईयर ऑफ एग्जाइल इन डिस्गाइज, अज्ञातवास जो पांडवों को दिया गया था उसमें जो 13वां साल था एग्जाइल का, अज्ञातवास का, सॉरी वनवास में भी उनको अज्ञातवास दिया गया था कि आपको छुप कर रहना है, अगर आपको देख लिया गया तो वापस आपका वनवास शुरू हो जाएगा। तो बैराट वो जो जगह थी, विराटनगर जो जगह थी, वहां पर पांडवों ने समय बिताया था। बैराट कहाँ पर है, ये मैंने आपको बता दिया। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बाणगंगा के किनारे। देन हर जो भी आपको एंशिएंट कल्चर मिलेगा, सिविलाइजेशन मिलेगा, वो हमेशा एक नदी के किनारे मिलेगा। ये हमने इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। 2 Ashokan inscriptions and some important ancient Buddhist relics have also found here। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस है वो कहाँ से मिले हैं, तो वो बैराट से मिले हैं। ये बेसिकली जो बैराट था वो मौर्य एज से रिलेटेड था। बुद्धा के रिलिक्स यहाँ पर मिले हैं, बुद्धा के जो अवशेष है वो भी यहाँ से मिले हैं। एक पॉट मिला है, अर्दन पॉट मिला है जिसके अंदर बुद्धा के अस्थि अवशेष वगैरह थे, और 2 मौर्य राजा जो थे अशोक, उनके 2 अभिलेख यहाँ से मिले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस है वो कहाँ से मिले हैं, तो वो विराटनगर जयपुर के बैराट से मिले हैं। बुद्ध के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो बैराट से मिले हैं। एक्सकवेशंस कैरिड आउट ऑन द हिल कॉल्ड बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी है एक, बैराट में ही। वहां पर जो एक्सकेवेशंस हुए उनमें क्या मिला, मौर्यन सर्कुलर स्तूपा श्राइन मेड ऑफ लाइम प्लास्टर्ड पैनल्स ऑफ ब्रिक वर्क alternating with 26 octagonal pillars of wood presided by monastic remains with a double row of cells arranged around an open square courtyard। लेकिन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जो बात है, ये जो पूरी रामायण मैंने यहाँ पर गाई है अभी इस पैराग्राफ में, वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बैराट कल्चर है ये बेसिकली मौर्य कल्चर से रिलेटेड था। मौर्य कल्चर से रिलेटेड होने के कारण यहाँ पर 2 मौर्य किंग जो है अशोका, उनके अभिलेख में मिले हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट बुद्धिस्ट जो अवशेष है, अवशेष है, वो भी यहाँ से मिले हैं। तो ये भी एक बुद्ध का सॉरी मौर्य कल्चर का वो हो गया। इसके अलावा बीजक की पहाड़ी बैराट में है, जहाँ से मौर्य सर्कुलर स्तूपा, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में आप पढ़ेंगे कि मौर्य जो टाइम था वहां पर स्तूपा बहुत ज्यादा बने। ठीक है, एक सर्कुलर एक माउंट सा होता था इस तरह का, उसे स्तूपा कहा जाता था। देन प्रदक्षिणा पथ वगैरह होते थे, तोरण वगैरह उसमें होते थे, वो आप इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में पढ़ेंगे। बेसिकली आप यहाँ से ये याद रखिए कि बैराट जो विराटनगर में स्थित था बाणगंगा के किनारे, वो मौर्य कल्चर से रिलेटेड था। वहां पर अशोक के 2 अभिलेख मिले, वहां पर बुद्धिस्ट अवशेष मिले, साथ में वहां पर बीजक की एक पहाड़ी है जहां पे मौर्य सर्कुलर स्तूपा श्राइन मिला, जो कि लाइम प्लास्टर्ड पैनल ऑफ ब्रिक वर्क से रिलेटेड था। इसके आगे जो डिटेल है वो पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। आरपीएससी कभी भी इतनी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता कि भाई बताओ वहां पर कितने पिलर्स थे, नहीं, ये नहीं पूछेगा। वो सिर्फ ये जो ऊपर जो चीजें हैं, बीजक की पहाड़ी पर मिला या मौर्य सर्कुलर स्तूपा मिला, ठीक है, लाइम प्लास्टर्ड मिला, वो भी पूछ सकता है दैट पर्टिकुलर मटेरियल मेड अप ऑफ स्टोन और लाइम प्लास्टर्ड और व्हाट। ठीक है, लेकिन ये 26 सर्कुलर ऑक्टागोनल पिलर्स जो है ऑफ वुड प्रिसाइडेड बाय मोनास्टिक रिलिम्स, ये चीजें जो है ये आरपीएससी नहीं पूछता, नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। द अशोकन भाबरू इंस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। भाबरू इंस्क्रिप्शन इज कंसीडर्ड मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अटेस्टिंग अशोका बीइंग अ बुद्धिस्ट। अशोक का भाबरू इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ से मिला है, और उसमें ये पता चल रहा है कि अशोका जो है वो एक बुद्धिस्ट थे। बालाथल is an important chalcolithic site from वल्लभनगर तहसील ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर के वल्लभ नगर में क्या है, बालाथल स्थित है। एंड किसने इसकी खोज की, इसकी खोज की वीएन मिश्र ने। और कहाँ की खोज की थी, भीलवाड़ा में स्थित जो बागोर सभ्यता थी उसकी खोज भी किसने की थी, वीएन मिश्र ने की थी। इट्स कॉन्टेक्ट विद हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अटेस्टेड फ्रॉम द हाउस कंस्ट्रक्शन। हाउस कंस्ट्रक्शन जो है वो सिमिलर था किसके जैसा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हाउस कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो बालाथल हमें ये इससे ये पता चलता है कि बालाथल और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो था वो क्या था, क्लोज कॉन्टेक्ट था। देन रिवर्स स्लिप्ड वेयर हाई क्वालिटी ग्लॉसी बाइक्रोम पॉटरी फाउंड हियर। यहाँ पर क्या मिली, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, बालाथल पढ़ रहे हैं। बालाथल कहाँ पर है, उदयपुर में है। उदयपुर के कहाँ पर, वल्लभनगर में। चैल्कोलिथिक साइट है ये। ठीक है, किसने इसको एक्सकेवेट किया, वीएन मिश्र ने किया। हाउस कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन था,
और यहाँ पे जो पॉटरी मिली है वो बहुत ज्यादा ग्लॉसी थी, वो बहुत ज्यादा चमकदार थी, हाई क्वालिटी ग्लॉसी बाइक्रोम पॉटरी फाउंड हेयर, रिवर्स स्लिप वेयर जिन्हें कहा जाता है, या हाई क्वालिटी ग्लोसी बाइक्रोम पॉटरी। अब ये पॉटरी ग्लॉसी और नॉन ग्लॉसी कैसे बनती है? अगर आप कभी पॉटरी करेंगे, कभी कोई मटका वगैरह बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीविंग होता है, ठीक है, अगर आप इस तरह की कोई हॉबी रखते हैं और अगर आप वो काम करेंगे तो आप देखेंगे कि पहला पॉइंट, अगर आप मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी ले लेते हैं तो वो ग्लॉसी हो जाता है। दूसरा, जो चीज़ जो उस मशीन को आप सर्कुलरली घुमा रहे हैं, अगर उसकी स्पीड आप बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा तो वो ग्लॉसी हो जाता है। तो वो जो ग्लॉसीनेस आती है वो दो ही चीज़ों की वजह से आती है, या तो आप मिट्टी बहुत हाई क्वालिटी की यूज़ कर रहे हो, या जो आप मशीन जिसको आप घुमा रहे हैं, इस पे वो पॉट रख के बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा सर्कुलरली बहुत हाई स्पीड में घूम रहा हो, तभी वो ग्लॉसी बनती है। तो ये ग्लॉसी बाइक्रोम पॉटरी जो मिली है वो कहाँ से मिली है? बालाथल में मिली है, जो उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में पाया जाता है। देन इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो सभ्यताएं राजस्थान में हुई, जो कि आरबीएसई बोर्ड की बुक में दी हुई है, लेकिन उनको डिटेल में नहीं बताया हुआ, तो हम भी क्यों पढ़े भाई डिटेल में, ठीक है, हम भी सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जो राजस्थान बोर्ड की किताब में है, जो आरपीएससी सीधा वहां से उठा सकती है। अब वो एंशियंट, फिर क्या होता है कि आप उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है ना, वैसा भी नहीं आता, तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं आंसर। वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। एंशियंट कल्चर है ऑल्सो बीन रिकवर्ड फ्रॉम रंग महल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरोड बरोर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर, नगर मालपुरा तहसील टोंक। डन। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? कौन सी सभ्यता कौन से जिले में है, ये पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। डन। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई जोधपुरा सभ्यता के बारे में आप कुछ लिखिए। तो जोधपुरा सभ्यता का पहला फैक्ट तो आपको ये मिल गया कि वो जयपुर में स्थित है। दूसरा फैक्ट मैंने आपको ये बता दिया, ऑलरेडी इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है। जोधपुरा को डिटेल में नहीं पढ़ा हमने, लेकिन इस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं, जोधपुरा जो है वो जयपुर में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जोधपुरा आयरन एज से संबंधित है। और पॉइंट नंबर 3, जोधपुरा जो है वहां पे आयरन फर्नेस वहां पर मिले हैं, लोहे की भट्टियां वहां पर मिली है। देन जोधपुरा। और अगर सुनारी के बारे में पूछा जाए, सुनारी भी सेम। सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू में। पहला फैक्ट तो आपको ये मिल गया। दूसरा, सुनारी आयरन एज से रिलेटेड है। और तीसरा, सुनारी जो है वो आयरन एज से रिलेटेड है। और तीसरा, वहां पे लोहे की भट्टियां मिली है, जिससे पता चलता है कि वहां पर लोहा गलाया जाता था। देन नोह भरतपुर भी आयरन एज से रिलेटेड है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो सारी सभ्यताएं हैं, इनको हमने मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पढ़ लिया है, मतलब ये चीजें हो चुकी हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो सिविलाइजेशन का चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। हमने आज इसमें बालाथल के बारे में पढ़ा, बैराट के बारे में पढ़ा, गिलूंड के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये बागौर जो है भीलवाड़ा में, इसके बारे में पढ़ा, आहड़ के बारे में पढ़ा, आहड़ के अलावा कालीबंगन, गणेश्वर, ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। गणेश्वर कहाँ गया? गणेश्वर के बारे में भी तो पढ़ा है हमने। गिलूंड के बाद बागौर आया, बागौर के बाद ये गणेश्वर के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम कंप्लीट यहाँ से कर चुके हैं। इससे पहले जो आयरन एज सिविलाइजेशन, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, जो मेटल एजेस हुई, ठीक है, फाउंड रिमेन्स ऑफ द चाल्कोलिथिक, कॉपर एंड कॉपर ब्रॉन्ज कल्चर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग कल्चर्स यहाँ से हुए जिनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। डन। ये जो चाल्कोलिथिक एज है, ये देखिए हमने यहाँ पर तीनों एजेस के बारे में पढ़ा। पहला क्या था? चाल्कोलिथिक, कॉपर और कॉपर ब्रॉन्ज। मतलब ये तो क्या है? ये पाषाण युग है, ताम्र पाषाण युग। फिर ये आ गया तांबे का युग, फिर आ गया तांबे और कांसे का युग, ठीक है। तो ये सारी हमने यहाँ पर जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी वो इन कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज या चाल्कोलिथिक जो पाषाण युग है उसके रेस्पेक्ट में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पढ़ी। नियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, चाल्कोलिथिक पीरियड, ये पैलियोलिथिक पीरियड, ये सारी चीजें मैं आज आपको कवर करा चुका हूँ। इसी के साथ हमारा 9th लेक्चर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर 10th जो लेक्चर है उसमें मैं बात करूंगा मराठा जो आक्रमण हुए राजस्थान में उसके बारे में। मतलब जो 1st से लेकर 8th लेक्चर जो मैंने आपका लिया वो मराठा आक्रमण से पहले का पूरी कहानी थी, और अब जो हम लेंगे वो इन सारे लेक्चर्स का कंबाइंड जो लेटर पीरियड हुआ जहां पर मराठा जो है वो पाए गए राजस्थान में, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो यहाँ बूंदी का इलाका हो या आसपास का और इलाका, वहां पे मराठाओं ने कैसे आक्रमण किया और क्यों
उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा रहा, जो जो युद्ध वहाँ पर हुए मराठा और राजस्थान के राजाओं के बीच, वो सारी बात हम पढ़ेंगे 10th लेक्चर में। देन 11th लेक्चर जो होगा वो हम पढ़ेंगे फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जितने भी किले हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। और 12th लेक्चर में राजस्थान के मंदिरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये कंटिन्यूसली सीरीज आ रही है, आप बने रहिए, रिवीजन आप कंटिन्यूसली करते रहिए। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा, वो पीडीएफ राजस्थान अखाड़ा चैनल पे अपलोड आपको मिलेगी, और यूपीएससी अखाड़ा जो हमारी ऐप है उस पर आपको मिलेगी। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो वो भी अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और थैंक यू।